हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन आज आपके फादर आपको 500 रुपीज़ का एक नोट देता है, बढ़िया सा। उस नोट को देखते ही साथ आपके मन में आती हैं बहुत सारी डिज़ायर्स। आप सोचते हो, क्यों ना मैं आज इस 500 रुपये के नोट को अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने जाऊं। या आप सोचते हो इस 500 रुपये के नोट से क्यों ना मैं एक वीडियो गेम खरीदूं। या आप सोचोगे इस 500 रुपये के नोट से क्यों ना मैं इस नोट को पैसे को बचाऊं अपने एक नए फ़ोन के लिए। ऐसे कई सारी चीज़ें आपके मन में आएंगी। लेकिन यू विल नोटिस कि आपके पास बस एक 500 रुपये का नोट है। एंड यू विल फाइंड आउट कि इस एक 500 रुपये के नोट से मेरे पास कितनी सारी डिजायर्स निकल के आई हैं। यानी कि यू विल फाइंड आउट कि आपके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है ना। एंड उस लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। आपकी अनलिमिटेड वांट्स क्या है? आपकी सारी चीजें जो आप 500 रुपये के नोट से खरीदना चाहते हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज की क्लास में आप समझ चुके हो कि स्कैरसिटी और चॉइस के बीच में, मतलब स्कैरसिटी और चॉइस के बारे में। इसी नोट के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जो हमारी क्लास का सबसे पहला चैप्टर है, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। आपको इस एग्जाम्पल के साथ समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। आई होप आप समझे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या दर्शाना चाह रहा हूं आप लोग को। यू अंडरस्टैंड? इस एग्जाम्पल को पूरे समय अपने दिमाग में रखना है कि आपके फादर ने एक 500 रुपये का नोट दिया। इसी एग्जाम्पल के साथ हम पूरे चैप्टर में हर एक जगह इस एग्जाम्पल को यूज करेंगे। एंड ये चैप्टर को बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड करेंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिस्टी क्लासेस। मेरा नाम है राहुल शर्मा। शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। ओके, स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में यू विल नोटिस व्हाई वी नीड टू स्टडी द इकोनॉमिक्स। क्यों पढ़ते हैं भाई हम इकोनॉमिक्स? क्या इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट जस्ट मनी एंड स्टॉक मार्केट? बताइए। नो, economics is not just about money and stock market. You will notice that economics is much bigger concept. For example, economics help us to understand how the world works. Through economics आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड कैसे काम करता है, वर्ल्ड में जो चीजें हो रही हैं वो कैसे वर्क करती हैं। यू विल फाइंड आउट इन इन टीचेस अस हाउ टू मेक स्मार्ट चॉइसेस विद लिमिटेड रिसोर्स। यानी कि थ्रू इकोनॉमिक्स आपको समझ में आएगा कि आप कैसे एक स्मार्ट चॉइस बना सकते हैं, आप कैसे स्मार्टली बिल्डअप कर सकते हैं खुद को विद द लिमिटेड रिसोर्स। आप उसी एग्जांपल को यहाँ पे देखिए। आपके पास 500 रुपये का नोट था, है ना। आपके पास कई सारी अनलिमिटेड वांट्स थी आपकी, है ना, आपकी कई सारी अनलिमिटेड वांट्स थी। बट अगर आप उसको स्मार्टली वर्क करोगे, स्मार्टली सोचोगे, यू विल फाइंड आउट कि उस 500 रुपये से आप कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे ना जो आपको कहीं ना कहीं फायदा दे, जहां पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ओके, उसके बाद वी लर्न अबाउट मनी, मनी मार्केट, गवर्नमेंट डिसीजंस। यानी कि थ्रू इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे अबाउट मनी, वी विल स्टडी अबाउट गवर्नमेंट डिसीजंस, वी विल स्टडी अबाउट मार्केट थ्रू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर। यानी कि इफ यू फाइंड आउट कि आपको देखने को मिलेगा कि जो इकोनॉमिक्स जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह है। आप एक छोटा सा आप एक छोटा सा टॉय बाय कर रहे हो, आप बड़े लेवल पे कार खरीद रहे हो, हर जगह आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलता है। ओके, इट हेल्प अस टू बिकम द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। थ्रू इकोनॉमिक्स यू विल फाइंड आउट दैट यू विल बिकम एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप इकोनॉमिक्स के थ्रू समझ सकते हो कि हाउ टू बी एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ओके, आफ्टर दैट यू विल नोटिस व्हाट इज इकोनॉमिक्स। नाउ द टर्म अराइजेस कि इकोनॉमिक्स भैया होता क्या है। बताइए हमें कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स मींस इकोनॉमिक इज अ स्टडी हाउ द पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स। यानी कि व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स, आप कभी भी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, यू विल फाइंड आउट कि हाउ, कि कैसे ह्यूमंस अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी अनलिमिटेड वांट्स को जो सेटिस्फाई करते हैं, दैट वी कॉल द इकोनॉमिक्स। ओके, यानी कि आप यहीं पे वो एग्जांपल रख के देखिए कि आपके पास जो 500 रुपए का नोट था, यू हैव दैट 500 रुपीज नोट, आपके पास कितने सारे चॉइसेस निकल के आए, है ना। आपके पास कई सारी चॉइसेस निकल के आए कि 500 रुपए को मैं कैसे यूज करूं। देन यू, आपके पास अनलिमिटेड वांट्स बन गई। उस अनलिमिटेड वांट से आपने एक बेटर डिसीजन लेने की थिंकिंग सोची कि यार मैं एक बेटर डिसीजन कैसे ले सकता हूँ। आपने सोचा खुद के ऊपर कि मेरे लिए क्या सबसे बेनिफिट रहेगा, मेरे लिए सबसे बेनिफिट चीज क्या रहेगी। देन यू विल फाइंड आउट कि मेरे लिए सबसे बेनिफिट रहेगा बुक। देन यू चूज अ बुक। ओके, दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। एवरीथिंग इज इकोनॉमिक्स मैन। उसके बाद आपका निकल के आता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होता क्या है, कि व्हाट आर द लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि लिमिटेड रिसोर्स क्या होता है सर? देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि जो चीज बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, जिसको हर कोई यूज नहीं कर सकता, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट में ही लोगों को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड।
अब आप एक चीज देखो कि अर्थ पे जो लैंड है, जो हमारे प्लेनेट अर्थ पे है, जो लैंड है वो इनफाइनाइट है क्या? वी कैन नॉट क्रिएट मोर लैंड, है ना? वी कैन नॉट क्रिएट मोर लैंड, है ना? सही बोल रहा हूं मैं? इज दैट पॉसिबल कि आप और जमीन बना दो? हमारे पृथ्वी का साइज एक फिक्स साइज है ना? ऐसा तो हो नहीं रहा कि पृथ्वी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रही है, जमीन भी बढ़ती जा रही है, जमीन अपने आप होती जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड है, यानी कि हमारे पास एक सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड आप लोग को देखने को मिलेगा। जब आपको एक सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो क्या आपको उस लैंड की वैल्यू नहीं होगी? उस लैंड की एक एक एज अ रिसोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा? यानी कि आपका जो लैंड है ये क्या बन जाता है? एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स। क्या बन जाता है? एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ओके, आफ्टर दैट जब हमने देखा कि लैंड हमारा लिमिटेड रिसोर्स है, उसके साथ साथ यू विल फाइंड आउट दैट लेबर्स आर द लिमिटेड रिसोर्स। लेबर में कौन आएगा? ह्यूमंस। वी काउंट इन लेबर्स? ह्यूमंस। दैट ह्यूमंस आर द लिमिटेड रिसोर्स। जो ह्यूमंस हैं वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। नाउ यूल फाइंड आउट, आप पूछेगा मेरे से, सर ह्यूमंस तो सर बहुत सारे हैं सर, कितने सारे बिलियंस में हम इंसान लोग हैं, क्या हम इंसान लोग एक रिसोर्स, इतने कम रिसोर्स पर जा रहे हैं? यस, यू आर ट्रू। बिकॉज हमें यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे स्किल्ड, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड, एजुकेटेड, एजुकेटेड लेबर। यहाँ पे आप उस वाले लेबर को मत समझ लेना जो आपके घर पे कभी कोई काम हो रहा होता है, वो भी एक स्किल लेबर है। एक प्लम्बर एक स्किल लेबर है। हर एक लेबर, यानी कि आपको एक स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट है। आपको क्या, इस लिमिटेड रिसोर्सेज में यू वांट अ स्किल्ड लेबर, जिसको चीजें करना आता हो। जैसे एग्जांपल डॉक्टर इज आल्सो स्किल्ड लेबर। द मैकेनिक, द कार मैकेनिक बॉय इज अ स्किल्ड लेबर। ये सब क्या है? स्किल्ड लेबर। मैं क्या हूं? मैं एक टीचर हूं, मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स। आई एम ऑल्सो स्किल्ड लेबर, कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, मैं आपको समझा पा रहा हूं। ओके, आफ्टर दैट यू फाइंड आउट द कैपिटल। कैपिटल, यहाँ पे एल मिसिंग है। व्हाट इज कैपिटल? यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने दो चीजें देख ली, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। नाउ यू विल फाइंड आउट व्हाट इज कैपिटल। यानी कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कैपिटल क्या होता है? सी, कैपिटल आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यहाँ पे मेरे साथ लिखोगे, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल आर ह्यूमन मेड रिसोर्स। वाई वी कॉल्ड सर ह्यूमन मेड रिसोर्स? हम इसको ह्यूमन मेड रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं कैपिटल को? बिकॉज इट इज मेड बाय द ह्यूमन। ये इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं ये जो रिसोर्सेज हैं। एग्जाम्पल, जो मशीन्स हम यूज करते हैं, जो मशीन्स हम यूज कर सकते हैं, क्या हर इंसान सारी मशीन यूज कर सकता है वर्ल्ड की? नहीं ना, हम एक सर्टेन लिमिटेड मशीन्स को यूज कर सकते हैं। उन मशीन्स का बनाने का प्रोसेस होता है, काफी महंगी महंगी मशीन्स होती हैं। यानी कि एग्जाम ह्यूमन मेड रिसोर्स में एग्जाम्पल मशीन्स, मशीन्स, द टूल वी यूज एंड द फैक्ट्री, दे ऑल आर कॉल्ड कैपिटल्स। यानी कि ये क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। ये नेचुरली आप लोग को नहीं मिलता है कैपिटल। आपको लैंड, लेबर, ये सब तो नेचर आपको देता है, यानी कि जो इंसान है वो भी नेचर के थ्रू बने हैं ना कैपिटल। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है एंटरप्रेन्योरशिप का। यू विल फाइंड दैट वन कॉन्सेप्ट वी कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। सो नाउ व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? आपने तो कई बार नाम भी सुना होगा, कई स्टूडेंट्स का तो ड्रीम है कि वी जस्ट वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, है ना? दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक इंसान इन सब में निकल के आता है, जो लैंड को भी मैनेज करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपका एंटरप्रेन्योरशिप, एक इंसान निकल के आएगा जो आपका लैंड को भी मैनेज करेगा, जो लेबर को मैनेज करेगा, और कैपिटल का यूटिलाइज करेगा मनी मेकिंग में। इन तीनों का यूज करके वो क्या है, यहां से प्रॉफिट अर्न करेगा, रिस्क लेगा। ये बंदा एंटरप्रेन्योर क्या करता है? टेक अ रिस्क, टेक अ रिस्क। ये जो इंसान है, ये जो बंदा एंटरप्रेन्योर, ये रिस्क लेता है, ये पैसे कमाता है। ओके, यानी कि आपका एंटरप्रेन्योर लैंड को फॉर एग्जांपल, एंटरप्रेन्योर का मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। एक बंदा है, कोई भी, सपोज आप में से कोई भी एक स्टूडेंट निकल के आता है, और वो स्टूडेंट क्या करता है, कभी लाइफ में आगे एक बेकरी खोलता है। एक स्टूडेंट क्या करता है? बेकरी खोलता है। तो यू विल फाइंड आउट कि जब उसने बेकरी खोली, आई एम सॉरी, तो उसने देखा होगा कि उसने बेकरी के लिए एक जमीन ली। ठीक है, मेरी बात सुनना। उसने बेकरी के लिए एक जमीन ली, एंड जब उसने बेकरी के लिए जमीन ली, तो उसने जमीन पे बेकरी बनाई, उसने परचेज करी लैंड। तो एक लैंड क्या हो गया? उसका रिसोर्स। फिर उसने एक लेबर को हायर करा। किसने? उस बंदे ने एक लेबर को हायर करा, एक स्किल्ड लेबर को। दो द पर्सन हु नो हाउ टू कुक अ केक, हाउ टू मेक अ केक,
हाउ टू मेक अ डिजाइन इन अ केक, तो उसने एक स्किल लेबर को हायर करा एंड एट द एंड उसने कैपिटल कैपिटल किस फॉर्म में, उसने ओवन खरीदा, उसने मशीन्स खरीदी थ्रू विच ही कैन मेक अ केक एंड लास्ट ही इज टेकिंग अ रिस्क, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम अ एंटरप्रेन्योर बिकॉज ही इज टेकिंग अ रिस्क। वो एक रिस्क ले रहा है, वो उसके पास स्किल है, उसके पास स्किल है दिमाग का कि हाँ मैं इन तीनों चीजों को यूटिलाइज करके कैसे पैसा बना सकता हूँ। दैट इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, समझ में आया आप लोग को? एंड आफ्टर द लिमिटेड रिसोर्सेज यू विल फाइंड आउट दैट ह्यूमंस हैव द अनलिमिटेड वांट्स। अब ह्यूमंस की अनलिमिटेड वांट्स कैसे है? खाना। अब इंसान क्या एक ही तरह का खाना खाता है लाइफ में? दे वांट दैट दे कि उन्हें एक स्टैंडर्ड वाला खाना चाहिए। इंसान अभी आज कुछ खा रहा है, आगे चल के और कुछ खाएगा और उसके आगे चल के कुछ और खाता जाएगा। यानी यू विल फाइंड आउट कि इंसानों के अंदर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्लॉथ्स। इंसान लग्जरी की तरफ जाते होता है, यानी कि इंसान पहले मीडियोकर होता है, जब उसकी मीडियोकर वाली लाइफ पूरी हो जाती है, जैसे कि हम लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेरी एक मीडियोकर लाइफ जी रहा हूँ एंड मैंने जब मीडियोकर वाली सारी चीज़ें कर ली है, तो मैं ट्राई नहीं करूँगा कि मैं लग्जरी की तरफ जाऊँ, थोड़ा लाइफ में थोड़ा पैसा कमाऊँ, थोड़ा और लग्जरी बनूँ। आप यू विल फाइंड आउट दैट आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें। एजुकेशन, इंसान एजुकेशन में पैसा खर्च करता है, हायर अच्छी बेटर बेटर एजुकेशन पाना चाहता है। ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नाउ यू विल फाइंड आउट resources versus the human wants. Now we will discuss about resources and the human wants, यानी resources और human wants के बीच में क्या डिफरेंस निकल के आता है। मेरी बात तो सुनना, resources और human wants, resources और human के बीच में क्या डिफरेंस निकल के आता है। यू विल फाइंड आउट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपको देखने को मिलता है कि रिसोर्सेज जो है हमारे लिमिटेड है। मैंने आपको समझाया, जैसे कि लैंड, मैंने आपको बताया कि नेचुरल रिसोर्स है ये, जैसे सॉइल, वाटर एंड फॉरेस्ट। आपका जो लैंड है वो लिमिटेड है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, एक सेकंड। ओके, आई एम सॉरी। सो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स। तो आपको समझ में आएगा जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल जो आपकी ज़मीन है, जो आपकी ज़मीन है वो नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे देखोगे तो सॉइल, वाटर एंड फॉरेस्ट। तो आपकी जो ज़मीन है वो लिमिटेड आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लेबर के बारे में बताएं तो आपको जो लेबर, कोई ऐसी लेबर नहीं चाहिए कि उस व्यक्ति को कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता उस इंसान को। यू वॉन्ट अ ह्यूमन एफर्ट एंड वर्क, यानी कि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो एफर्ट डाले, वर्क डाले और स्किल्ड हो। मेन बात जाती है स्किल की तरफ। एंड यू विल फाइंड आउट कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? मशीन्स, टूल्स, ये सब मैंने आपको समझा दिया। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब मैंने आपको बता दिया, एंड आपको इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बट यहाँ बात आती है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड कैसे। फॉर एग्जाम्पल इंसान की सबसे पहली नीड होती है कि बेसिक नीड पूरी हो जाए। वी ऑल वांट कि हमारे पास क्या हो, रोटी, कपड़ा, मकान। वी वांट फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर। हम हर एक इंसान को चाहिए कि शरीर पे पहनने को हो जाए कपड़ा, और एक छत हो जाए, और खाना पीना हो जाए बढ़िया। यानी फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर एक बेसिक नीड होती है हर एक इंसान की। उसके बाद टर्म निकल के आता है कंफर्ट का। जब इंसान की बेसिक नीड पूरी होती है, देन हम ह्यूमंस क्या करते हैं, कंफर्ट की तरफ जाते हैं। वी वांट लग्जरीनेस। हमें कंफर्ट के साथ हम मस्त एकदम प्रायोरिटी चाहिए। हमें चाहिए घर और अच्छा हो। घर में जो हमारी फैसिलिटीज है, जब हमारे पास घर हो गया, हम चाहेंगे कि हमारा घर थोड़ा डेकोरेट हो, हमारा घर और सुंदर हो, हमारे घर में और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आए, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और अच्छे फर्नीचर्स आए। हम जब कपड़े पहन रहे हैं, क्यों ना हम अब ब्रांडेड कपड़े पहनना स्टार्ट करें, ब्रांडेड, मॉडर्न, एकदम प्रॉपर मॉडर्नाइज इंसान बन जाए। उसी के साथ यू विल नोटिस कि लग्जरी कार्स, यानी कि हम लोग कहाँ जाएंगे, बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदेंगे, हम अपने पूरे घर में एसी लगवाएंगे। यानी इंसान की कभी वांट्स खत्म नहीं होंगी। उसकी बेसिक नीड भी जब फुलफिल हो जाएगी ना, जो ह्यूमन की बेसिक नीड फुलफिल होगी, ये तो सबकी बेसिक नीड है ना। जब बेसिक नीड फुलफिल हो गई, हम लग्जरी की तरफ जाते हैं एंड वी कीप ग्रोइंग। हमें चाहिए कि हमें बेस्ट चीज़ मिले लाइफ में और हम ग्रो करते जाएं। हमें लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए जो उससे अच्छा है। इंसान कभी एक चीज़ पे रुकता नहीं है। जहाँ उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो उसकी तरफ चला जाता है। उसके ऊपर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके ऊपर जाएगा। यानी ये इंसान कीप ग्रोइंग, ह्यूमंस कीप ग्रोइंग, यू विल फाइंड आउट। ओके, उसके बाद वांट्स कीप ग्रोइंग विद द टाइम। आपको देखने को मिलेगा कि समय के साथ आपकी जो वांट्स है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, वो समय के साथ बड़ी होती चली जाएंगी। ओके, नाउ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमंस की जो वांट्स हैं, दे नेवर स्टॉप ग्रोइंग। यानी कि जो ह्यूमंस की वांट्स हैं, जो ह्यूमन की डिजायर्स हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगी। दे विल कीप ग्रोइंग। जैसे जैसे एक चीज देखना, सपोज मैं अगर यहाँ पे 50,000 कमा रहा हूँ आज के समय, मैं आज महीने के 50,000 कमा रहा हूँ, तो यू विल नोटिस कि मेरे जो खर्चे होंगे 50,000 के हिसाब से होंगे। लेकिन जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ती जाएगी, क्या मेरे खर्चे नहीं बढ़ते जाएंगे? क्या मैं ग्रो नहीं करता जाऊंगा? मैं और ज्यादा लग्जरीनेस की तरफ नहीं जाऊंगा? जाहिर सी बात है जाऊंगा। लाइफ में आज मैंने एक एंड्रॉइड खरीदा, मैंने 10-12 हज़ार का फोन लिया,
धीरे चाह के मैं चाहूँगा कि 10-12 हज़ार के फ़ोन को शायद एक टाइम मेरा लाइफ़ में ड्रीम होता होगा कि जब मैं 9th क्लास में था, तो मैं सोचता था यार कि यार लाइफ़ में अब मेरे को फ़ोन चाहिए, मेरे को भी एक फ़ोन चाहिए। मैंने 9th क्लास में फ़ोन नहीं लिया था। एक्चुअली मैंने 12th क्लास पे अप्रॉक्स मैंने अपना फर्स्ट पहला फ़ोन लिया था आफ्टर 12th। तो मैं हमेशा सोचता था यार मेरे को फ़ोन चाहिए। जब लाइफ़ में मेरे पास पहला फ़ोन आया 12th के बाद, तो मैंने कभी उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मतलब एक बार शुरुआत में लगता है कि हाँ, नया-नया फ़ोन है। और उसके बाद जब मैंने फ़ोन जब पुराना हो गया, तो यार फ़ोन पड़ा है तो पड़ा है। पहले तो एकदम जेब में लेके घूम रहे हैं और जब वो फ़ोन पुराना हो गया तो भाई नए ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर दिए मैंने कि यार अब मुझे नया फ़ोन चाहिए। अब मैं इससे और मेरा पेट भर गया भाई इस फ़ोन से। अब आई नीड मोर फ़ोन्स। मेरे को और अच्छी क्वालिटी का फ़ोन चाहिए, मेरे को और अच्छे स्पेक्स चाहिए और अच्छे फीचर्स चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन्स। यानी कि वांट्स चेंज विद एज। अब हमारी डिफरेंट डिफरेंट एज होगी। चाइल्ड वांट्स टॉयज, टीनेजर वांट्स फोन। यानी कि आपको देखने को मिलेगा जो बच्चे हैं, हर एक एज ग्रुप पे आपकी अलग अलग डिजायर्स होती है, अलग अलग तरह की वांट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक बच्चे हो, आपको एक खिलौना चाहिए होगा या कोई भी सॉफ्ट टॉय। लेकिन वहीं आप जब एक बड़े इंसान बन जाते हो तो आपकी डिजायर्स क्या होती है? गाड़ी चाहिए, फोन चाहिए, है ना? दोस्तों के साथ मज़े करना है, पैसा चाहिए बहुत सारा है। दीज़ आर योर वांट्स। ये वांट्स चेंज विद इनकम। यानी कि आप यू विल फाइंड आउट कि जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, मोर इनकम, मोर डिज़ायर्स। ये चीज़ें मैंने आपको भी बताई हैं क्लास में कि जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी डिज़ायर्स बढ़ती चली जाएँगी। आफ्टर दैट, वांट्स चेंज विद कल्चर, टेक्नोलॉजी। न्यू इन्वेंशन, न्यू वांट्स। यानी कि जैसे-जैसे नए इन्वेंशन होते जाएँगे। एग्ज़ाम्पल, आईफ़ोन का नया वर्ज़न आया, मेरी वांट नहीं बदल जाएगी? भाई क्या कैमरा है यार! चलो नया वाला फ़ोन लेते हैं आईफ़ोन का वर्ज़न। यानी कि मेरी वांट्स जो है, मेरी जो डिज़ायर्स हैं, दे विल कीप चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके? बट रिसोर्सेज़ आर ऑलवेज़ लिमिटेड ना, बात तो यही आती है। वांट्स मैं कितनी ही बदल लूँ, मैं अपनी डिज़ायर्स को कितना ही बदल लूँ, बट एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि रिसोर्स जो हैं, लिमिटेड है। भाई मैं नया आईफ़ोन लेने जाऊँगा, बट एट द एंड मुझे अपनी पॉकेट भी तो चेक करनी होगी कि मेरे पास उतना पैसा है। अगर मैं अपना पूरा पैसा इस आईफ़ोन में लगा दूँगा, तो मैं बाकी की चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगा? ओके? तो यहाँ से ही आपको एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है चॉइस का, कि मुझे पर्टिकुलर चीज़ में कैसे चूज़ करना है। मुझे ये सोचना होगा कि मुझे एक चीज़ को कैसे चूज़ करना है कि मेरी बाकी की जो चीज़ें हैं, वो भी मैनेज हो जाए। ओके? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म स्कैरसिटी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? जो टर्म है स्कैरसिटी, उसके बारे में। अगर मैं स्कैरसिटी की यहाँ पे आपसे बात करूँ, तो यू विल फाइंड आउट कि स्कैरसिटी में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो आपका स्कैरसिटी जो टर्म है, ये आपका इंडिविजुअल लेवल पे होगा, साथ ही साथ आपका सोसाइटल लेवल पे। अब इंडिविजुअल लेवल पे कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका जो टर्म है, ये आपका इंडिविजुअली देखने को मिलेगा और सोसाइटी और सोसाइटल लेवल पे। यानी इंडिविजुअल और सोसाइटल लेवल पे आपको ये टर्म कैसे निकल के आता है? अब इंडिविजुअली अगर आप देखो, तो इंडिविजुअली हमारी भी बहुत सारी वांट्स हैं, हमारी भी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं। बट इंडिविजुअली अगर हम देखें तो हमारे पास रिसोर्सेज़ लिमिटेड है, हमारे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, हमारे पास जो पैसा है, जो मनी है वो भी लिमिटेड है। तो यानी कि अगर आप इंडिविजुअली देखें तो हमारे ऊपर भी स्कैरसिटी वाला लॉ अप्लाई होगा। वहीं जो आपका स्कैरसिटी जो टर्म है, ये सोसाइटी या गवर्नेंस या सरकार पे कैसे अप्लाई होता है? क्योंकि सरकार के पास भी जो रिसोर्सेज़ हैं वो लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर से फ्यूल इंपोर्ट कराती है ना? हम लोग फ्यूल इंपोर्ट कराते हैं, हम लोग फ्यूल पे बाहर से डिपेंडेंट हैं। अभी आपने देखा होगा ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हुआ। आपने देखा कि इंडिया में ऑयल क्राइसिस आने वाले थे, ऐसा था। बट अभी ऐसा ये सब चीज़ें थोड़ा कम हो गई कि हाँ, एलपीजी क्राइसिस ये सब रुक गया है। लेकिन यू विल फाइंड आउट कि हम लोग बाहर से डिपेंडेंट थे। किसके लिए? एलपीजी के लिए। जो आपके घर में सिलेंडर आते हैं, उसके लिए हम किससे डिपेंडेंट थे? बाहर से। अब वहाँ पे जब आपका शिप्स रुक गए, तो यू विल फाइंड आउट कि हम लोग कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है, हमारे देश के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि हम लोग खुद से ये सब चीज़ें जनरेट कर पाएँ। यानी कि हम लोग कहाँ हैं? बाहर पे डिपेंडेंट हैं। यानी कि हमें भी स्कैरसिटीज़ की फेस करनी पड़ी। ओके? तो यहाँ से आपका जो स्कैरसिटी वाला जो टर्म है, वो आपको इंडिविजुअली और सोसाइटल लेवल पे देखने को मिलेगा। स्कैरसिटी मीन्स हैविंग अनलिमिटेड वांट्स। यानी कि हमारे जो वांट्स हैं, हमारी जो डिज़ायर्स है, वो अनलिमिटेड है। बट वी हैव द लिमिटेड रिसोर्स। जो हमारे पास जो रिसोर्सेज़ हैं, वो लिमिटेड हैं। और हमारी जो वांट्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो अनलिमिटेड निकल के आती हैं। तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट अराइज़ होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस। यानी जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ आपको अनलिमिटेड वांट्स होगी, तो आपको उन अनलिमिटेड वांट्स में से प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो यहीं से आपका एक कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस निकल के आएगा, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊँगा। बट अभी इसी को जानिए। यानी कि अब आपको देखिए, जो स्कैरसिटी में आपको लिमिटेड मनी देखने को मिलेगा। यानी जो आपके पास पैसा है, जो आपके पास मनी है, जो पैसा है, वो लिमिटेड है ना सर्टेन अमाउंट्स में। किसी के पास बहुत सारा पैसा भी है, तो वो भी लिमिटेड ही है।
ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट में देखने को मिलेगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है। क्या आपके पास दिन में 24 घंटे से ज़्यादा मिलते हैं किसी को? आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। ऐसा बोला जाता है ना कि यार एक इंसान जो सक्सेसफुल है वो भी इन्हीं 24 घंटे से बना है, और जो एक इंसान सक्सेसफुल नहीं है वो भी इन्हीं 24 घंटे को मिलते हैं उसको। यानी कि 24 घंटे को जो जितने अच्छे से यूटिलाइज करेगा, जो अपने समय को प्रायोरिटी देगा, वही इंसान सक्सेसफुल होगा। जैसे कि अभी के टाइम पे एग्जाम्पल तौर पे आप पढ़ रहे हो मेरे से, आप अपने समय को यूटिलाइज कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, है ना? दिस इज कॉल्ड अ लिमिटेड टाइम एग्जाम एंड लिमिटेड एनर्जी। लिमिटेड एनर्जी कैसे? हम अपनी एनर्जी को हर जगह नहीं लगा सकते हैं। हम एक ही समय पे क्या सो सकते हैं? मतलब एक ही टाइम पे सो रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं? नहीं ना। पढ़ रहे हैं, तो हर एक ही समय पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप अपनी एनर्जी को एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही लगा सकते हो। आपके पास जो एनर्जी है वो भी लिमिटेड है। आपको अपनी एनर्जी को इस प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करना है कि आपकी एनर्जी मोर एफिशिएंटली आप उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ, आप मोर एफिशिएंट उससे बेटर रिजल्ट निकाल पाएँ, फ्यूचर के अच्छे रिजल्ट उससे निकाल पाएँ। ओके? बिकॉज़ स्कैरसिटी बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी वी मस्ट मेक चॉइसेस, यानी कि वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग। यानी कि हमारे पास हर एक चीज नहीं हो सकता है। अगर हाँ ऐसे ये सब पॉसिबल होता है एक बार को। ये सब पॉसिबल कब होता है? जब आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हो जाते हैं। अगर ये आपके अनलिमिटेड हो जाते हैं ना, तो आपकी वांट्स तो क्या है? जब आपके रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड है, आपके पास जितना चाहो उतना पैसा है, आप कुछ भी चीज वर्ल्ड खरीदना चाहते हो, आप चाहो तो ले लो। इवन आपने अभी देखा होगा कि एलोन मस्क जो है वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रिलियनियर बन गया है। भाई इतना पैसा है कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है ना? बिलियनियर तो समझ में आता है, ट्रिलियनियर बन गया है वर्ल्ड का। जब एलोन मस्क वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रिलियनियर बन चुका है, यू विल फाइंड आउट तब भी वो दुनिया की हर चीज नहीं खरीद सकता है। क्या वो पूरी दुनिया की जमीन को खरीद सकता है एक साथ? नहीं, इतना पैसा तो तब भी नहीं है उसके पास कि पूरी दुनिया की सारी जमीन को खरीद ले। क्या पूरे इंडिया को खरीद सकता है वो एक टाइम पे? नहीं। हाँ, बट पाकिस्तान को खरीद सकता है, वो बात मैं मानता हूँ, बट पूरे इंडिया को नहीं खरीद सकता है। ओके? उसके बाद स्कैसिटी एट इंडिविजुअल लेवल, यहाँ बात करी जाएगा स्कैसिटी। तो आपके स्कैसिटी आप इंडिविजुअल लेवल पे कैसे आप लोग को देखने मिलेगा? यानी कि मैंने आपको समझाया कि स्कैसिटी आपका इंडिविजुअल लेवल पे कैसे आता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका जो स्कैसिटी जो टर्म है वो आपका इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटल लेवल पे देखने को मिलेगा। तो आपको अगर इंडिविजुअल लेवल पे कभी आपसे पूछा जाए, तो इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, यू हैव लिमिटेड पॉकेट मनी इन अ मंथ, है ना? आपके पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड पॉकेट मनी है। उसके साथ यू हैव ओनली 24 आवर्स इन अ डे, आपके पास 24 घंटे ही हैं दिन में। साथ ही साथ यू हैव लिमिटेड एनर्जी, यू कैन नॉट स्टडी, प्ले एंड स्लीप एट वंस। यानी कि आप एक ही समय पे आप खेल नहीं सकते हो, सो नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो। यू हैव लिमिटेड एनर्जी। अब आपको क्या करना है? यू मस्ट प्रायोरिटाइज, चूज व्हाट मैटर द मोस्ट। यानी कि आपको प्रायोरिटी करना है, आपके लिए सोचना है आपको पहले कि यार मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मैं एक ही समय पे हर एक चीज़ तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास पैसा लिमिटेड है, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मेरे पास एनर्जी लिमिटेड है। तो मेरे को चीज़ों को प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ें लाइफ में मेरी प्रायोरिटी है, उसी हिसाब से मेरे को लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। ओके? Think about it. A student has 50 rupees. Should they buy a book or go for a movie? They cannot only choose one. That is scarcity. यानी कि वो एक ही चीज, they can only choose one. यानी कि वो एक ही चीज को एक ही समय पे पसंद कर सकते हैं। यानी कि या तो वो किताब खरीद ले बंदा, या तो मूवी देखने चला जाए। यानी कि एक टाइम पे वो पर्टिकुलरली एक ही चीज को पसंद कर सकता है वो इंसान, या तो बुक खरीदे या मूवी देखने जाए। अगर वो बुक खरीदेगा तो मूवी नहीं देखेगा, अगर मूवी देखने जाएगा बुक नहीं खरीद पाएगा। अब उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसके लिए लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। अगर उसके लिए बुक प्रायोरिटी है, तो यानी कि ही जस्ट वांटेड टू बिल्ड हिज करियर, ही वांट टू अचीव समथिंग। अगर उसे मूवी प्रायोरिटी है, यानी कि उस मोमेंट में उसको एंजॉय करना है, उसको फन करना है, उसको नहीं पढ़ना। तो यानी कि ये आपकी कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्या? स्कैरसिटी से। ओके, एट इंडिविजुअल लेवल। अब यहाँ पे जो आपकी स्कैरसिटी है वो आपकी एक होती है सोसाइटल लेवल पे। यानी कि आपकी सोसाइटी के फॉर्म में आपको स्कैरसिटी देखने को मिलती है। अगर मैं सोसाइटी लेवल में बात करूँ, सोसाइटी हैज लिमिटेड रिसोर्स बट अनलिमिटेड नीड्स। जो आपकी सोसाइटी है उसके लिमिटेड रिसोर्स आपको देखने को मिलेंगे, बट अनलिमिटेड वांट्स के साथ। यानी गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड वेयर टू स्पेंड मनी। अब यहाँ पे देखो, जो आपका इंडिविजुअल लेवल था वहां पे आप डिसाइड करते थे। आप इंडिविजुअली एक इंसान डिसाइड करेगा अपने ऊपर कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करूंगा, मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूंगा, मैं अपने पैसे को कैसे मैनेज करूंगा, मैं अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करूंगा। सेम चीज़ जब सोसाइटी के लेवल पे जाएगी तो गवर्नमेंट सबके वेलफेयर के हिसाब से सोचती है यहाँ पे। यानी कि सोसाइटी लेवल पे यानी कई सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, कोई एक इंसान नहीं होता है।
तो सोसाइटी लेवल पे यू विल फाइंड आउट गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड वेयर टू स्पेंड द मनी, यानी शुड बी स्पेंड मनी इन एजुकेशन और डिफेंस। गवर्नमेंट सोचे क्या मैं पैसे को एजुकेशन में इन्वेस्ट करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाऊं या डिफेंस में लगाऊं। और गवर्नमेंट शुड बिल्ड अ रोड और हॉस्पिटल, यानी गवर्नमेंट ये भी सोचेगी क्या मैं रोड बनाऊं या हॉस्पिटल्स। अब यहां से निकल के आता है कि ह्यूमंस की वांट सबसे ज्यादा क्या है, उस समय क्या प्रायोरिटी रखती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी ऐसे कई सारी स्कीम्स बनाती है, बजट बनाती है, जहां पे वो आप लोग के हिसाब से चीजों को करती है। सो एवरी सोसाइटी फोकस दीज टफ चॉइसेस, यानी कि हर सोसाइटी ऐसी चीजों पे, ऐसी टफ चॉइसेस को फेस करता है। ऐसी जो चॉइसेस निकल के आती है, या तो हॉस्पिटल बनाए, रोड बनाए, क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट पास लिमिटेड है ना। द मनी गवर्नमेंट हैज इज लिमिटेड ना। क्यों? सरकार के पास जो पैसा है वो आपको लिमिटेड देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड पैसा तो नहीं है। तो उसको एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर जगह खर्च करना पड़ेगा। या तो वो डिफेंस में अगर लगा देगी तो वो एजुकेशन में इतना नहीं लगा पाएगी। अगर वो रोड पे लगा देगी तो वो हॉस्पिटल में नहीं लगा पाएगी। ओके। स्कैरसिटी फोर्सेस गवर्नमेंट टू प्लान एंड प्रायोरिटाइज जस्ट लाइक यू, यानी गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करती है जैसे हम लोग काम करते हैं। वो भी फोकस करती है, एक प्लान बनाती है, प्रायोरिटाइज करती है चीजों को, जैसे ही हम लोग करते हैं। ओके। अब व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग स्कैरसिटी इज इंपॉर्टेंट, यानी कि स्कैरसिटी को समझना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हम स्कैरसिटी जैसे टर्म को जान रहे हैं, क्यों हम उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करें। व्हाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टर्म्स लाइक स्कैरसिटी। ओके। सबसे पहले आपका निकल के आता है अवॉइड वेस्टेज, यानी कि थ्रू द टर्म लाइक अवॉइड वेस्टेज, यानी कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड नॉट वेस्टिंग देम, यानी कि हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो मनी है, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था 500 रुपए का, उस 500 रुपए में यू विल नोटिस कि आपके पास एक 500 रुपए का नोट है। अब उस एक 500 रुपए के नोट को आपको एफिशिएंटली, आपको ऐसे यूज करना है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए, आपको एक गेन मिल जाए, और आपको बहुत सारी आपकी वांट्स होंगी। तो आपको उन सारी वांट्स को साइड हटा के आपको बेस्ट प्रायोरिटी को रख के उस 500 रुपए के नोट को यूज करना है, यानी यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड नॉट वेस्टिंग देम। उसके बाद निकल के आता है आपका यूज रिसोर्स एफिशिएंटली, गेटिंग मोस्ट आउट ऑफ द एवरी रिसोर्स एफिशिएंटली, यानी कि आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ पे इस रिसोर्सेज को, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जिस रिसोर्स को यूज करके आपको मिलेगा, तो उस तरीके से आपको हर एक रिसोर्स को यूज करना है। एंड प्लान बजट, मेकिंग अ स्मार्ट प्लान फॉर द फ्यूचर, यानी कि आपको फ्यूचर के लिए स्मार्ट प्लान भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है, आपके पास पैसा लिमिटेड है। तो आप हमेशा ऐसा चाहोगे ना कि आप किसी रिसोर्स को खरीद रहे हो, यानी किसी रिसोर्स पे अगर अपना पैसा लगा रहे हो, या अपना पैसा खर्च कर रहे हो, तो आप ऐसी जगह खर्च करोगे ना कि फ्यूचर में आपको उससे बेनिफिट मिले, आपको आगे भी चल के उसके फायदा मिले। यानी कि अगर आपके पास दो ऑप्शन अगर मैं रखूं कि आपके पास 1000 रुपए है, या तो आप बुक्स उस 1000 रुपए से किताबें खरीद सकते हो, या 1000 रुपए से पार्टी करने एंजॉय करने जा सकते हो। तो इट्स कंप्लीटली ऑन यू कि आप 1000 रुपए से आप किताबें खरीद के खुद का करियर बिल्ड करके अपना फ्यूचर अच्छा करोगे, या उन 1000 रुपए को 2 घंटे के सेटिस्फेक्शन के लिए उड़ा दोगे। ठीक है। उसके बाद यहां से एक टर्म निकल के आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट यू हैव टू यूज द रिसोर्स, यानी कि आपको रिसोर्सेज का यूज करना है। रिसोर्सेज जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आप उनको यूज करिए। एंड आप जब उनको यूज कर रहे हैं, आपके मन में हमेशा एक चीज रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत पैसा है तो आप सोचो मैं सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको रिसोर्सेज को यूज करना है, बट हमेशा अपने मन में एक चीज को रखना है कि आपके मन में हमेशा होना चाहिए फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी, क्या उनके लिए मैं रिसोर्सेज छोड़ रहा हूँ, है ना। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आप अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करिए, बट कीपिंग अ माइंड दैट यू हैव अ फ्यूचर जनरेशन। ओके। यानी कि सेविंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आपको अपनी आगे आने वाली पीढ़ी, हमारी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे बच्चों के लिए मैं अपने रिसोर्स छोड़ के जाऊं, हम सबकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि वर्ल्ड में आप रिसोर्स रिसोर्स को यूटिलाइज करो। एग्जांपल आपके पेट्रोलियम, एग्जांपल जैसे कि पेट्रोलियम लेके चलते हैं। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, नेचुरल गैसेस। अब देखो नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल भी मान लीजिए, ये सब आपका है लिमिटेड, है ना। और ये वापस बनने में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हजारों साल लग जाते हैं वापस बनने में। जब इन चीज़ों को वापस बनने में हजारों हजारों साल लगते हैं, लाखों लाखों साल लगते हैं, यू विल फाइंड आउट अगर आपने इनको एक बार फिर से खत्म कर दिया तो इसको आगे बनने में फिर से हजारों लाखों साल लग जाएंगे। तो यानी कि आपको रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि आपकी करंट नीड सेटिस्फाई हो जाए, आपकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाए, और जो फ्यूचर, जो भविष्य में जो आगे आने वाली जो लोग हैं, उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बच जाए। ठीक है।
लेकिन यहाँ से एक बात निकल के आती है जो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि इंसानों की, जब हम ह्यूमन्स हैं, यहाँ ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपकी क्लासेस की बुक में नहीं है, ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ एज अ टीचर। महात्मा गांधी बोलते हैं कि इंसानों की बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए सारे रिसोर्सेज आपको देखने मिलेंगे, बट रिसोर्सेज इतने सफिशिएंट नहीं है कि आपकी ग्रीड, आपकी लालच को सेटिस्फाई कर दें। ओके, यानी कि रिसोर्सेज तब भी कम, अगर आपकी जो लालच के सामने ना आपके रिसोर्सेज जो है वो भी कम पड़ जाएंगे। ओके, समझ में आई मेरी बात? तो हमेशा कभी लालची इंसान नहीं बनेगा, हमेशा बी अ गुड पर्सन, बी अ काइंड पर्सन टुवर्ड्स अदर। हमेशा एक अच्छी थिंकिंग के साथ काम करा करो, कभी भी कुछ गलत थिंकिंग गलत इंटेंशन के साथ कभी कोई काम नहीं करना है लाइफ में। हमेशा एक अच्छी थिंकिंग, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे बिहेवियर के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, चलो कोई बात नहीं, बहुत मोटिवेशन हो गया, बहुत अच्छी बातें हो गई। वापस चैप्टर पे आते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी चीजें देखने मिलती है कि ह्यूमंस की जो है अनलिमिटेड वांट्स, हम ह्यूमंस की है क्या अनलिमिटेड वांट्स, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है सर जी? प्रॉब्लम है कि भैया रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड है और ऑप्शंस बहुत सारे हैं हमारे पास, तो यहां से आपका टर्म निकल के आता है क्या? चॉइसेस का। यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? चॉइस। यहां से आपका क्या टर्म निकल के आता है? चॉइसेस का। अब चॉइसेस की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि इन सब में से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उस सर्टेन टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे। यानी कि उस समय, उस मोमेंट पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है, उसको आपको चूज करना पड़ेगा, उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। यानी कि दिस क्रिएट द नीड ऑफ मेकिंग चॉइसेस। अब हम इसी को डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में कि चॉइसेस क्या होता है। वी विल डिस्कस अबाउट कि इंपॉर्टेंस ऑफ चॉइस क्या निकल कर आता है। ओके, उसके बाद व्हाट इज चॉइस। चलो भाई, चॉइस पे आ गए। चॉइस की बात सुनिए, वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग एट वंस। यानी कि एक ही पर्टिकुलर समय पे हमें सारी चीजें नहीं मिल सकती हैं लाइफ की। यानी कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे हर एक चीज नहीं मिल सकती है। दैट इज वी कॉल्ड अबाउट चॉइस। अगर मैं चॉइस की बात करूं, चॉइस मीन सेलेक्टिंग वन ऑप्शन फ्रॉम मैनी अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर यहाँ पे आपको समझ में आया कि चॉइस की वजह से आप यू विल फाइंड आउट कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ेगा, वो आपका चॉइस निकल के आता है। एंड ये भी मैंने आपको बताया कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे हर एक चीज नहीं मिल सकती है। दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज। ओके, अब चॉइस के आपके होते हैं थ्री पिलर्स। आपके देखने मिलेंगे आपके इसके थ्री पिलर्स। अगर इन तीनों पिलर्स को आप देखो, एक होता है आपका क्या? अनअवॉइडेबल। यानी कि जो आपकी चॉइस है वो है अनअवॉइडेबल, वो है रेशनल, एंड यू विल फाइंड आउट कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। ये तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर मैं यहां पे सिर्फ आपसे अनअवॉइडेबल की बात करूं, अनअवॉइडेबल मतलब अनअवॉइडेबल यानी कि आप उसको उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। यानी कि जो आपकी स्कैरसिटी है, आपकी जो स्कैरसिटी है वो आपकी होती है अनअवॉइडेबल। यू कैन नॉट अवॉइड द स्कैरसिटी। यानी कि जो आपका, आपको चूज करना ही पड़ेगा। यानी कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, पहली बात तो। यानी कि यू ऑलवेज मस्ट चूज। आपको कोई ना कोई चीज को हमेशा चूज करना पड़ेगा। ये चीज जान लीजिए आप किसमें? अनअवॉइडेबल में। फॉर एग्जाम्पल, एवरी टाइम यू से यस, फॉर एग्जाम्पल एवरी टाइम यू से यस टू सर्टेन थिंग, तो यहां से एक चीज हो जाती है कि जब भी आप किसी एक चीज को यस करते हो, हाँ बोलते हो, तो ऑटोमेटिकली किसी ना कोई चीज को आप ना बोल रहे होते हो। कैसे सर? कैसे हम किसी चीज को हाँ बोलते हैं, किसी चीज को अपने आप ना हो जाता है? एग्जाम्पल, आपका जैसे कि एक महीने बाद मान लीजिए आपका एग्जाम्स है। तो अगर आपके एग्जाम्स है तो एक महीने बाद तो आप किसी ना किसी एक चीज को हाँ बोल रहे होगे, है ना? आप किसी ना किसी एक चीज को हाँ बोल रहे होगे, आप डिसाइड कर रहे होगे कि मैं पढ़ूंगा, अब मैं खेलने नहीं जाऊंगा। यानी कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, बजाय 2 घंटे खेलने के। तो आपने अपने आप 2 घंटे जब आप पढ़ने बैठे एक्स्ट्रा, तो आपने अपने आप 2 घंटा खेलना अपनी लाइफ से हटा दिया। अपने आप उस चीज को ना हो गया, अपने आप उस चीज को मना कर दिया। तो यानी कि आप, ये चीज होगी आपकी अनअवॉइडेबल। उसके बाद निकल के आता है रैशनल। रैशनल, वी थिंक बिफोर डिसाइडिंग। यानी कि इफ आई टॉक अबाउट रैशनल, यानी कि हमें सोचना पड़ता है। हमें चॉइस बनाने से पहले प्रॉपर एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना? हमें ऐसा तो नहीं है हमने आंख बंद करी और जैसा मूड हुआ उस समय उसी हिसाब से हमने डिसीजन बना लिया। एग्जाम्पल के तौर पे, आपके पास एग्जाम है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको या तो खेलना है या तो पढ़ना है। दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, खेलना है या पढ़ना। अब अगर आपको जब पढ़ना है तो आपने प्लानिंग करा,
ठीक है? कि आपको पढ़ना है। आपने ऐसे तुरंत नहीं सोचा कि उस समय मेरा शाम हो रही थी, मेरा खेलने का मन था तो मैं चला गया खेलने। आपने कोई प्लानिंग नहीं करी। बट रेशनल में क्या निकल के आता है कि आपकी चॉइसेस में प्रॉपर रेशनैलिटी देखने को मिलती है कि आपको प्रॉपर्ली प्लानिंग करनी पड़ती है हर एक चीज़ की। ओके? यानी कि यू हैव टू प्लान। ओके? उसके बाद निकल के आता है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एक इंपॉर्टेंट टर्म है देखो। यानी कि आप किसी भी चीज़ कॉस्ट और बेनिफिट अलग चीज़ है। तो बेनिफिट क्या है कि आपने किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ करा, उससे आपको क्या बेनिफिट बेनिफिट यानी क्या गेन हुआ? क्या सैटिस्फैक्शन मिला? मतलब कैसा सैटिस्फैक्शन मिला, कैसा गेन हुआ बेनिफिट से? वही कॉस्ट से आपको क्या लॉस हुआ? किस चीज़ को आपने खोया? खोया क्या आपने? खेलना? आपने खेलना खोया। बजाय आपने पढ़ाई को चूज़ करा। यू हैव चूज़न स्टडी, बट यू हैव लॉस्ट व्हाट? प्लेइंग द गेम्स आउटसाइड। आपने इस चीज़ को खोया। आपने क्या पाया? पढ़ना। और उसको आपने ये देखा कि आपको बेनिफिट कैसा रहा। बेनिफिट आपको क्या मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन लेके आया लाइफ में आपके लिए। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको एकदम सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो उस दिन आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा ना। तो यही चीज़ आपको निकल के आता है कॉस्ट और बेनिफिट में, कि आपने क्या पाने के लिए किस चीज़ को खो दिया। ये होता है हमारा कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। और इसी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे आगे चल के? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलेंगे हम? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको अभी हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है? समझ में आया? अब क्या आता है द नेचर ऑफ चॉइस। यानी कि चॉइस का कैसा नेचर होता है। यानी कि वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यानी कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर समय पे हमें हर एक चीज नहीं मिल सकती है। हमारे जो रिसोर्सेज है वो आपको पर्टिकुलरली लिमिटेड देखने को मिलेंगे, यानी लिमिटेड क्वांटिटी सर्टेन अमाउंट्स में देखने को मिलेंगे। एवरी चॉइस हैज कॉस्ट गिविंग अप समथिंग एल्स। यानी कि हर एक चॉइस पे आप किसी भी चीज को चूज करेंगे तो आपको इसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी। यानी कि आपने किसी ना किसी चीज को खोया होगा। यानी कि आपने किसी चीज को हाँ करा, तो किसी चीज को जब ना जो ना होगा तो आपने उस चीज को खोया होगा। यानी कि आपने जब आपको जो एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है किसी चीज से, तो आपने किसी न किसी चीज को लूज करा होगा। आपने उस मोमेंट पे अपना खेलना खोया, बजाय क्योंकि आपने पढ़ाई को चूज करा। वी मेक चॉइस बेस्ड ऑन प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटीज। यानी कि हम जो चॉइस करते हैं, हम किसी भी चीज को चूज करते हैं, तो हम प्रायोरिटीज के बेसिस पे एंड प्रेफरेंस के बेसिस पे उसको चूज करते हैं। ओके? बेटर इंफॉर्मेशन लीड बेटर डिसीजन। अगर आपके पास किसी चीज की बेटर इंफॉर्मेशन है, बेटर आपके पास एनालिसिस है किसी पर्टिकुलर चीज का, तो आप उस चीज के बेटर डिसीजन लेंगे। ओके? हमेशा। इवन नॉट चूजिंग इज अ चॉइस। यानी कि आप किसी चीज को चूज नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज को टाइम नहीं दे रहे हो, किसी चीज को चूज नहीं कर रहे हो, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ चॉइस। ओके? फॉर एग्जाम्पल, थिंक अ रिफ्लेक्शन, थिंक अबाउट योर चॉइस टुडे। व्हाट डिड यू चूज फॉर योर ब्रेकफास्ट? थिंक। अगर आप यहाँ पे देखो, आपके पास दो ऑप्शन निकल के आते हैं, पराठा और पोहा। अब आपने ब्रेकफास्ट में खाया पराठा, तो पराठा क्या हो गया? आपका बेनिफिट हो गया, क्योंकि पराठे से आपको मिला मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आपने उसको चूज करा, आपने एनालाइज करा कि आप पराठे खाते हैं, बहुत दिन हो गए, मस्त पराठे खाएंगे पंजाबी लस्सी के साथ। तो पराठे खाए। अब आपने क्या, ब्रेकफास्ट में आपने पोहे को छोड़ दिया। अब बेचारा आपका पोहा। तो पोहा जो था वो आपका बन गया कॉस्ट, और पराठा जो था वो था आपका बेनिफिट, क्योंकि आपने पोहे को त्यागा, यानी पोहे का आपने त्याग करा, यानी पोहे को आपने छोड़ा फॉर पराठा। पराठा आपको मिल गया। ओके? नाउ, चॉइस एट इंडिविजुअल लेवल। अगर आप चॉइसेस की बात करूं तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको कैसे देखने मिलेंगी? कंजम्पशन, फॉर एग्जांपल, व्हाट टू बाय, बुक्स, क्लॉथ्स, फूड एंड गेम्स। एजुकेशन में देखेंगे व्हाट टू स्टडी, यानी कि हम क्या पढ़ें, साइंस पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें या कॉमर्स पढ़ें। अगर हम बुक्स की बात करें, व्हाट टू बाय, हमें क्या खरीदना चाहिए, कोई चीज हमें खरीदने का ऑप्शन दिखाए तो हमें बुक्स खरीदनी चाहिए, क्लॉथ्स खरीदनी चाहिए, गेम्स खरीदनी चाहिए कंजम्पशन के लिए। वहीं एजुकेशन में आपको देखने मिलेगा, क्या मैं साइंस स्ट्रीम लूं आफ्टर 10th क्लास, क्या मैं आर्ट्स स्ट्रीम लूं, क्या मैं कॉमर्स स्ट्रीम लूं। तो ये सब चीजें आपकी चूज करनी पड़ेगी। जब आप 10th के बाद जब आप कोई भी स्ट्रीम चूज करते हो, क्या आप साइंस लेते हो, एंड आप जब भी कोई भी स्ट्रीम लेते हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो तो आप उस प्रॉपर प्लानिंग करते हो। आप देखते हो कि कौन सी स्ट्रीम में आपको अच्छा फ्यूचर देखने को मिलेगा, आपकी कौन सी स्ट्रीम में आपको बेटर लाइफ देखने को मिलेगी। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आप देखो, स्टडी वर्सेस प्ले वर्सेस स्लीप में आप देखोगे कि टाइम मैनेजमेंट कौन सी आपकी प्रायोरिटी है, कौन चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से आप उस चीज़ को चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए स्टडी प्रायोरिटी होगा, तो आप स्टडी को चूज करेंगे डेफिनेटली। ओके? हाउ डू इंडिविजुअल डिसाइड? अब इंडिविजुअल कैसे डिसाइड करते हैं?
कंपेयर अल्टरनेटिव्स, यानी कि उसके जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनको कंपेयर करेंगे। अब इंडिविजुअली देखूंगा मैं, अगर मैं अपने स्तर पे देखूं तो मैं इंडिविजुअली कंपेयर करूंगा बाकी अल्टरनेटिव। क्या मैं बुक्स को कंपेयर करूंगा क्लॉथ्स के साथ, फूड ग्रेन्स के साथ? नहीं, मैं कंपेयर करूंगा कि कौन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद इवेल्युएट बेनिफिट्स ऑफ ईच ऑप्शंस। अब यहाँ पे क्या है, जितने भी बेनिफिट्स, जितने भी ऑप्शंस निकल के आएंगे उनको इवेल्युएट करूंगा कि मैं अलग अलग करता जाऊंगा, छाटूंगा उनमें से कि कौन सा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। साथ ही एक्सेप्ट ट्रेड ऑफ, यानी कि गिविंग अप समथिंग अप। अब यानी एक्सेप्ट ट्रेड ऑफ यानी क्या होता है? ट्रेड ऑफ क्या होता है? आपने किस चीज को पाने के लिए किस चीज को खो दिया। यानी कि एग्जाम्पल, अब मैं स्टडी में साइंस स्ट्रीम लेने जा रहा हूं, तो ट्रेड ऑफ मेरा क्या बन जाएगा? आर्ट एंड कॉमर्स। यानी मैंने साइंस को पा लिया बट मैंने आर्ट एंड कॉमर्स को खो दिया। यानी किस चीज को पाने के लिए मैंने क्या खोया, वो हमारा बन जाता है ट्रेड ऑफ। ओके, नाउ चॉइस एट सोसाइटल लेवल, यानी कि जो आपकी चॉइस है वो कैसे देखने मिलती है सोसाइटल लेवल। एग्जाम्पल, सोसाइटी लेवल पे भी आपकी चॉइस आएंगी। जब आपकी इंडिविजुअल लेवल पे आपको देखने मिलेगी तो सरकार भी तो चीज़ों को चूज करती है, सरकार भी एनालाइज करती है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी बेसिस पे सरकार भी चीज़ों को चूज करती है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट चॉइस फॉर द होल कंट्री। अब जो सरकार है, जो आपकी करंट में जो आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो पूरे देश के लिए नहीं सोचेगी, डेफिनेटली सोचेगी। यानी कि दे डिसाइड व्हाट टू एलोकेट रिसोर्सेज, यानी दे डिसाइड हाउ टू एलोकेट रिसोर्स, सॉरी, यानी कि जो आपके रिसोर्सेज है उनको कैसे एलोकेट करना है, कहाँ कहाँ पे आपके रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, कैसे कैसे उन रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज करना है, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बनाई जाएगी। यानी कि दे दे सेट स्पेंडिंग प्रायोरिटीज इन एजुकेशन, हेल्थ एंड डिफेंस। यानी दे डिजाइन वेलफेयर पॉलिसी टू हेल्प द पुअर्स, यानी कि ऐसी ऐसी पॉलिसीज का यूज करेंगे, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि जिसमें जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग को मैक्सिमम बेनिफिट मिले और रिच लोग से टैक्सेस निकल पाए, पैसा निकल पाए। एवरी बजट शो व्हाट कंट्री चूजेस, यानी कि हर साल जो हमारा बजट आता है, हर साल जो आप लोग को हमारे देश का बजट देखने को मिलेगा, उस बजट के थ्रू आपको समझ में आएगा कि क्या हमारे देश, हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको वहां पे समझ में आएगा कि क्या हमारी कंट्री चूज कर रही है, बजट में कितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा, कितना हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा अकॉर्डिंग टू द बजट। ओके, in India, the government choose to spend on both education and defense, balancing the different नीड। यानी कि अब आपको इंडिया में क्या देखने मिलेगा कि इंडिया में आपको एजुकेशन पे भी पैसा खर्चा करती है हमारी सरकार, साथ ही साथ डिफेंस में भी खर्चा करती है। जब हमारी सरकार एजुकेशन और डिफेंस दोनों में खर्चा करती है तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे एक बैलेंस बनाती है सरकार, किसी बीच में, एजुकेशन और डिफेंस के बीच में। उसके बाद व्हाट आर द ट्रेड ऑफ, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द ट्रेड ऑफ। अगर मैं ट्रेड ऑफ की यहां बात करूं आपसे, ट्रेड ऑफ मीन्स गिविंग अप समथिंग एल्स एंड गेटिंग समथिंग एल्स। ट्रेड ऑफ मीन्स गिविंग अप समथिंग टू गेट समथिंग एल्स, यानी कि आपने किस चीज को त्यागा, आपने किस चीज को छोड़ा, किस चीज को, किसी पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अगर आप देखोगे, स्टडी टू एक्स्ट्रा गिविंग अप टू एक्स्ट्रा ऑफ प्ले, यानी कि आपने, मैंने बताया कि आपने 2 घंटे पढ़ाई को जब चूज करा तो आपने 2 घंटे खेलने के छोड़े, है ना, तो आपको जो 2 घंटा जो खेलने का जो आपने छोड़ा, वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रेड ऑफ। वहीं सेव मनी फॉर फोन, गिविंग अप बाइंग स्नैक्स, यानी कि जो आपने पैसा बचाया, किसका? जो आप स्नैक्स पे खर्च करते थे, उस पैसे को बचा के जो आपने फोन फोन के लिए जो पैसा बचाया, तो आपने क्या, अपने स्नैक्स को ट्रेड ऑफ करा ना। वहीं गवर्नमेंट बिल्ड स्कूल्स, गिविंग अप बिल्डिंग अ रोड देयर, यानी गवर्नमेंट ने क्या, एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्कूल बनाने का सोचा, बल्कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे रोड बनाने के बजाय। ओके, एवरी एवरी चॉइस इन्वॉल्व्स ट्रेड ऑफ, देयर आर नो फ्री लंच, यानी कि हर चीज में आपको ट्रेड ऑफ देखने मिलेगा। आप किसी एक चीज को छोड़ते हो किसी एक चीज को पाने के लिए, यानी कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर चीज को छोड़ा जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस को, एक पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए। ओके, अब यहां से आपका एक टर्म निकल के आता है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, हम उसको समझेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बात समझना, आपने किसी एक वैल्यू, आपने किसी गुड को खरीदा, आपके पास लिमिटेड रिसोर्स था, उस लिमिटेड रिसोर्स में आपने प्रॉपर प्लानिंग करा, आपने एक पर्टिकुलर चीज को पाया, बट उसके सेकंड जो बेस्ट अल्टरनेटिव था, आपने उसको त्याग दिया, आपने उस अल्टरनेटिव को नहीं पाया। एग्जाम्पल, आपके पास दो ऑप्शन थे, आईफोन और बाइसिकल लेने का, तो आपने आईफोन को परचेस करा, लेकिन जो आपका बाइसिकल था वो क्या बन जाएगा? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो आपका सेकंड मोस्ट वैल्यू गुड था जो आपको चाहिए था, है ना। यानी कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव एंड सेक्रीफाइस वेन एवर यू मेक अ चॉइस, यानी कि you choose to buy mobile phone instead of bicycle, the bicycle is your opportunity cost. It is not the value of all alternatives, only the next best one.
यानी कि इसके अलावा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आपके पास जो था वो आपका क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये नहीं कि जितने भी ऑप्शंस आपने देखे, जितने भी ऑप्शन आपने छोड़े, वो सारे आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएंगे। दो ऑप्शंस में से जो आपने सेकंड वाले को जो छोड़ा आपने, वो आपका क्या बनता है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, वो क्या बनता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे आपका बाइसिकल आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आया। ओके, एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बाइंग अ फोन, आपने फोन को खरीदा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने आप क्या बन गया, आपका बाइसिकल। आपने टीवी को देखा, वॉच टीवी, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन गया, स्टडी। यानी कि आपने टीवी को देखा, आपकी पढ़ाई क्या बन गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने स्लीपिंग के एक्स्ट्रा आवर्स, यानी कि आप ज्यादा देर तक सोए, आप सुबह लेट उठ रहे हो, तो आपने अपनी एक्सरसाइज को गिव अप कर दिया, आपकी एक्सरसाइज क्या बन गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्लेइंग क्रिकेट, आपने क्रिकेट खेलना चूज करा बजाय होमवर्क के, तो आपका होमवर्क क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, एवरी चॉइसेस मीन्स गिविंग अप समथिंग। यानी कि आप किसी भी चीज को चूज कर रहे हो, आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को चूज कर रहे हो, तो आप किसी ना किसी एक चीज को गिविंग अप समथिंग, यानी आप किसी ना किसी एक चीज पे आप गिव अप कर रहे हो। तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिस चीज के ऊपर आप गिव अप कर रहे हो। यहां पे मैंने बाइसिकल के ऊपर गिव अप करा, तो बाइसिकल मेरा क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड स्कैरसिटी, अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड स्कैरसिटी के बारे में, तो स्कैरसिटी मींस लिमिटेड रिसोर्सेज फोर्स टू यूज टू चूज। यानी कि जो आपकी लिमिटेड रिसोर्स है वो आपको फोर्स करती है चूज करने के लिए। वहीं चॉइस क्या होता है, वी सिलेक्ट वन ऑप्शन। अब चॉइसेस में क्या निकल के आता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करते हो। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, वी गिव अप द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव। यानी कि आपका जो बेस्ट, जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन था, उसको हमने गिव अप कर दिया। यहां से आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखने को मिलेगा। यानी कि ये सारी चीजें, स्कैरसिटी, चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपको लिंक्ड अप नहीं दिख रही है, एक प्रॉपर लिंक नहीं बन रहा है। कि सबसे पहले आपकी स्कैरसिटी वाला टर्म निकल के आएगा, स्कैरसिटी से आप चूज करोगे किसी चीज को। जब चीजों की स्कैरसिटी होगी तो आप पर्टिकुलर, जब आपकी रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होगी, तो आप आप क्या करोगे, किसी ना किसी चीज को चूज करोगे। और जब आप किसी चीज को चूज करोगे, आप अपने बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, वी गिव अप द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये बेस्ट ऑप्शन जो हमने गिव अप करा, ये क्या हो जाएगा, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, if resources were unlimited, there would be no opportunity cost. We could have everything. यानी कि अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, हमारे पास ऐसा कुछ रहता नहीं कि यार रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है, नहीं, आपके रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट निकल कर ही नहीं आता। आप अपना पहला ऑप्शन भी चूज करते और सेकंड बेस्ट जो ऑप्शन था उसको भी आप ले लेते। आपके पास पैसा ही इतना है, आप पहला भी ऑप्शन लेते, दूसरा भी ऑप्शन लेते। लेकिन आपने क्या करा, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से आपकी स्कैरसिटी निकल गई। स्कैरसिटी की वजह से आपने किसी पर्टिकुलर चीज को चूज करा, खरीदा। अब आज जब आपने बस किसी चीज को खरीदा, किसी चीज को चूज करा, तो आपने प्रायोरिटाइज करा उस चीज को। जब आपने उस चीज को प्रायोरिटाइज करा, तो आपने अपना जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था उसको आपने गिव अप कर दिया। एंड दिस वी कॉल्ड अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नाउ व्हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट। यानी कि जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंपॉर्टेंट क्यों निकल के आता है। फॉर बेटर प्लानिंग, नोइंग द कॉस्ट हेल्प प्लान अहेड। यानी कि आपकी बेटर प्लानिंग में मदद करता है, आपको बेटर थिंकिंग, बेटर आइडियाज देने में मदद करेगा कि क्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसकी मदद से, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा, तो शायद एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लो कि आज आपके पास है 1000 रुपए, यू हैव 1000 रुपीज। अब उन 1000 रुपीज को आप दो जगह खर्च कर सकते हो। या तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाओ, आज मस्त डिनर पे गए, पार्टी करके आएंगे 2 घंटे। या तो आप अपने कोर्सेज की बुक्स खरीदो। आपके पास दो ऑप्शन है। अब आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आपकी लाइफ में नहीं होगा, तो आप क्या डिनर को चूज कर लोगे, आपको कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आता है, तो आप यू विल चूज अ बुक, यू चूज अ रेशनल डिसीजन, यू विल टेक अ रेशनल डिसीजन। बिकॉज रेशनल डिसीजन यहाँ पे क्यों निकल के आता है, रेशनल डिसीजन में आपको देखने को मिलेगा कि आप उस चीज पर रिसर्च करोगे, यू फाइंड आउट कि फ्यूचर में मुझे वो चीज बेनिफिट करेगी कि नहीं। नॉन रेशनल यानी इरेशनल डिसीजन नहीं लूंगा मैं, कि मेरे मूड के हिसाब से, मेरा मूड हो रहा है कि डिनर करने जा रहे हैं तो फिर मैं चला गया, नहीं। यू विल टेक अ रेशनल डिसीजन हेयर इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, एफिशिएंट यूज, द रिसोर्सेज गो वेयर दे मैटर द मोस्ट। यानी कि आप रिसोर्सेज, अब जब आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसी टर्म्स हैं, तो आपको समझ में आया कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वहां पे जाएंगे जो जहां सबसे ज्यादा वो चीजें मैटर करती है। ओके, एंड लेस वेस्टेज, अवॉइड वेस्टिंग रिसोर्सेज और रॉन्ग चॉइसेस। यहाँ पे आपकी लेस वेस्टेज होगी, जो आपके रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है वो यहाँ पे कम देखने मिलेगी। आप एक प्रॉपर चॉइस, जब आप किसी चीज पे प्लान करते हो, किसी भी चीज पे आप रैशनल थिंक करते हो, किसी चीज पे आप सोचते हो, तो जाहिर सी बात है जब आप किसी चीज को सोच रहे हो, आप ऐसे बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप सोच के डिसीजन ले रहे हो, जिस वजह से आप क्या, यहां से लेस वेस्टेज आपको देखने को मिलेगा।
ओके, यानी कि इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प अस टू थिंक बिफोर, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको देखने मिलेगा कि हम पहले कुछ भी लेने से पहले, हम किसी भी चीज को चूज करने से पहले सोचते हैं। अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लीड टू सेल्फ बेनिफिट। उसके बाद opportunity cost in decision making. How opportunity cost comes in decision making helps, it helps to compare different alternatives side by side. यानी कि आपके जो different alternative हैं आप उनको side by side रख के आप उसको differentiate कर सकते हो। Show the real cost of every decision, not just money. यानी कि it shows the real cost of everything. यानी कि आपकी जो कोई चीज इंपॉर्टेंट है आपको उसकी रियल वैल्यू समझ में आती है थ्रू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उस 1000 रुपए से आपके लिए किताब खरीदना, या उन 1000 रुपए से आपके लिए कुछ डिनर करने जाना, दोस्तों साथ फन करना 2 घंटे। उसके लीड टू बैलेंस एंड इन्फॉर्म द डिसीजन, इट लीड्स इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। यानी कि जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपको इंडिविजुअली बेनिफिट करेगा, ये आपके बिजनेस में मदद करेगा, ये आपके गवर्नमेंट में यानी सरकार में मदद करता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, अ फार्मर चूज टू ग्रो अ व्हीट इंस्टेड ऑफ राइस, द राइस हैज कुड हैव ग्रोन इन हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि राइस किस में रख दूंगा मैं, इसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। ओके, यानी कि किसान क्या गेहूं की खेती करना स्टार्ट कर दे राइस की बजाय, तो यहां हमने कि उस राइस की खेती को हम किस में रख देंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। ओके, तो यही चीज आपको देखने मिलती है चेन ऑफ इकोनॉमिक थिंकिंग। हमने सारी चीजें समझी, हमने अनलिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज को देखा, इन दोनों को मिला के आपका क्या स्कैसिटी ऐसा टर्म निकल के आता है। और स्कैसिटी आपका चॉइसेस बनाने में मदद करता है, और जब हम किसी चीज को चूज करते हैं तो हम किसी एक चीज, एक पर्टिकुलर चीज को गिव अप करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो आपका फार्मर है वो वीट को चूज करता है इंस्टेड ऑफ राइस। जब वो वीट को चूज कर रहा है तो राइस उसका क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे। ओके, समझ में आया। नाउ हम इस चैप्टर के एक कंप्लीटली डिफरेंट फेज में जा रहे हैं। अब तक आपको मैंने एक इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिक फंडामेंटल चीजें बताई। अब हम इकोनॉमिक्स में थोड़ी चीजें जानेंगे कि इकोनॉमिक्स कौन होते हैं। वी विल स्टडी अबाउट कि हमें किस तरह की अपने इकोनॉमी देखने मिलती है, हमें जानेंगे कि कितने तरह की आपकी इकोनॉमीज निकल के आती है। तो सबसे पहले जानते हैं टर्म द इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स कौन होते हैं यार? इकोनॉमिस्ट आपने देखा है, इकोनॉमिस्ट वो लोग होते हैं जो इकोनॉमी, जो ट्रेंड्स के साथ एनालाइज करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग में मदद करते हैं, समझते हैं कि ट्रेंड कैसे चल रहा है, आगे चल के सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, जानते हैं कि सोसाइटी में इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब चीज़ें कौन करता है? अब जैसे कि अभी आपकी एलपीजी की शॉर्टेज हुई थी, बोला नहीं गया था कि आपके एलपीजी के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें किसने एनालाइज करी थी? इकोनॉमिस्ट ने। ओके, economists are the expert who study how people, business and government use resources। यानी कि ये एक्सपर्ट लोग होते हैं जो एनालाइज करते हैं कि रिसोर्सेज कैसे यूज करेंगे गवर्नमेंट्स के द्वारा, लोगों द्वारा, यानी लोगों कैसे रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, गवर्नमेंट को कैसे रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। यानी कि दे स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड फेसिंग द सोसाइटी, दे एनालाइज चॉइसेस एंड ट्रेड ऑफ। यानी कि वो एनालाइज करेंगे क्या हमने चॉइस करा, क्या क्या हमें चॉइस करना चाहिए और किस चीज़ को हमें ट्रेड ऑफ कर देना चाहिए। ट्रेड ऑफ पता है ना आपको, जैसे कि अगर मैं 2 घंटे अगर मैं पढ़ूं और 2 घंटे में खेल लूँ ना, तो जो मैं खेलता नहीं हूँ वो मेरा हो जाता है ट्रेड ऑफ। दे एडवाइज गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं फॉर मेकिंग पॉलिसीज फॉर अपॉर्चुनिटीज। यानी कि दे प्रेफर इकोनॉमिक ट्रेंड्स, दे प्रिडिक्ट इकोनॉमिक ट्रेंड्स। यानी कि थ्रू इकोनॉमिक्स, जो आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं वे प्रेजेंट कंडीशन को एनालाइज करके आगे जो आने वाले जो ट्रेंड्स हैं, प्रेजेंट कंडीशन को देखेंगे कि आज के समय क्या हो रहा है, दे विल अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में क्या चीजें होने की पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। ये काम कौन करता है? आपके इकोनॉमिक्स। दे प्रमोट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। जो आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं वो वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, कि अगर आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हो, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट होते हैं जो बोल देंगे कि आप यहाँ एक पर्टिकुलर प्लेस से पैसा इन्वेस्ट करिए, एंड इन फ्यूचर यू विल फाइंड आउट कि जहाँ आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे आपको पैसा, ये जो जमीन है ये आपको फ्यूचर में पैसा बना के देगी। यानी ये चीजें इकोनॉमिक्स करते हैं, दे एनालाइज कि प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से, प्रेजेंट नीड के हिसाब से फ्यूचर के लिए क्या रिक्वायरमेंट निकल कर आती है। यानी कि दे एनालाइज डेटा, दे मेक पॉलिसीज, फाइंड द ग्रोथ एंड डू द वेलफेयर। ये कौन करते हैं? आपके इकोनॉमिस्ट। उसके बाद फंक्शन ऑफ इकोनॉमिस्ट, यानी कि आपके इकोनॉमिस्ट के क्या फंक्शंस निकल के आते हैं, क्या उसके फंक्शन निकल के आते हैं। सबसे पहला, स्टडी द प्रॉब्लम। जो आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं एंड आइडेंटिफाई द इशू लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि वो पहले स्टडी करेंगे कि हमारे देश में ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट, ये पॉवर्टी जैसे इश्यूज क्यों हैं, एंड इसके फिर सॉल्यूशन देंगे लाके कि अगर आपके देश में ऐसे ऐसे इश्यूज हैं तो हम इन पॉलिसीज को अप्लाई कर सकते हैं, इन पॉलिसीज को यूज कर सकते हैं ताकि आपके देश से पॉवर्टी जाए, अनएम्प्लॉयमेंट जाए। ओके, यानी कि एनालाइज द ट्रेड ऑफ, या एनालाइज द ट्रेड ऑफ, कंपेयर द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट।
कंपेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट, यानी ट्रेड ऑफ के बारे में समझेंगे कि लोग किस चीज को त्याग रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए। वो आपका क्या हो जाता है, ट्रेड ऑफ, यानी किसी पर्टिकुलर चीज को छोड़ दिया। जो एग्जाम्पल, जो आपने 2 घंटे खेलना छोड़ा, तो वो आपका ट्रेड ऑफ हो जाता है। दे एनालाइज कि ट्रेड ऑफ क्या हो रहा है, ट्रेड ऑफ कौन सी चीजें हो रही है। दे एनालाइज कि लोगों को किन चीजों से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, किन चीजों को कॉस्ट के बदले, यानी किस चीज को छोड़ के उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। एंड एडवाइस गवर्नमेंट, दे एडवाइस गवर्नमेंट सजेस्ट पॉलिसीज फॉर इकोनॉमी। जो आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी सजेस्ट करते हैं कि आप इन पॉलिसीज को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, 1991 के क्राइसिस किसी ने पढ़े हैं आज तक लाइफ में? बताओ मेरे को, 1991 के कभी किसी ने क्राइसिस पढ़े आपके? बिफोर दैट हमारी जो कंट्री थी, जो हमारा देश था, वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। अब मैं आपको समझाऊंगा सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। तो हमारा देश था सोशलिस्ट इकोनॉमी। हम लोग ज़्यादा किसी से मतलब वो सब नहीं करते, हमने इकोनॉमी सबके लिए खोली नहीं थी। बट इस समय आपके 1991 में जब क्राइसिस आए थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो कौन थे? आपके इकोनॉमिस्ट थे। उन्हीं की वजह से आपका देखने में मिलेगा, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी थे वो देश के। उन्हीं की वजह से आपको समझ में आया कि उन्होंने देश के लिए कितनी अच्छी पॉलिसीज बनाई कि आपका देश 1991 की पॉलिसीज को रिकवर कर पाया, उनसे आगे निकल पाया। देश के ऊपर बहुत सारा कर्जा था, पता है, बहुत सारा कर्जा। यानी कि हमारे पास मुश्किल से बस 7 दिन के फॉरेन रिजर्व बचे हुए थे उस टाइम पे। जब हमारे पास 7 दिन के फॉरेन रिजर्व बचे हुए थे ना, तो मतलब ये था कि देश पूरा टूट चुका था उस मोमेंट पे। बट उस समय आपके मनमोहन सिंह आते हैं। अब उस समय वो क्या बोलते हैं, पॉलिसीज लेकर आते हैं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोल, लिक्विड नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये टर्म्स का यूज़ आपको जब आप हायर क्लासेस में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। उससे पहले प्राइवेट सेक्टर को इतना एम्फेसाइज नहीं करा जाता था, इतना सपोर्ट नहीं करा जाता था। बट आफ्टर 1991 प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट करा गया, इकोनॉमी को खोला गया। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यानी कि आपके इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिसी मेकिंग इन सब चीज़ों में। उसके बाद बात करते हैं प्रिडिक्ट ट्रेंड्स, यानी कि फोरकास्ट द इकोनॉमिक्स फ्यूचर। यानी कि जो आपके इकोनॉमिक्स होते हैं वो ट्रेंड को प्रिडिक्ट करते हैं और अब पता लगाते हैं कि फ्यूचर ट्रेंड्स कैसे होंगे। प्रमोट द वेलफेयर, वर्क फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि दे प्रमोट फॉर वेलफेयर, दे वांट कि पीपल का स्टैंडर्ड्स बढ़े। दे आइडेंटिफाई कि पॉवर्टी क्यों है, हम ऐसी पॉलिसीज को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से पॉवर्टी जाएगी तो लोगों का वेलफेयर होगा। ओके, द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में आपकी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आप कोई भी इकोनॉमी में जा रही है, आपके लिए ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कि हम क्या बनाएं, हम क्या बनाएं लोगों के लिए। यानी कि एवरी इकोनॉमी, rich and poor faces 3 basic problem: what to produce, how to produce, for whom to produce। यानी कि which good and which quantity में हमें किसी गुड्स को बनाना है, यानी कि हमें कौन से गुड्स को बनाना है, हमें क्या बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए। यहां से निकल के आता है what to produce। वही निकल के आता है how to produce, कि मतलब कि हम लेबर की मदद से बनाए कि मशीन्स की मदद से बनाए, कि हम किसी पर्टिकुलर गुड्स को लेबर की मदद से बनाए कि मशीन्स की मदद से बनाए। एंड फॉर whom to produce, यानी कि हु गेट देम, यानी कि हमें रिच के लिए बनाना है क्या, हमें फॉर हुम में यहां से निकल के आता है टर्म रिच के लिए हम बनाए सामान को, क्या हम पुअर के लिए बनाए। ओके, यानी कि these problems arises because scarcity is limited resources and unlimited wants। यानी कि यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, आपकी आपकी जो स्कैसिटी है वो आपके लिमिटेड रिसोर्स के साथ आपको अनलिमिटेड वांट के साथ कंसाइज होती है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहले अगर हम जाने, डिसाइडिंग विच गुड एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच गुड, यानी कितनी क्वांटिटी में गुड प्रोड्यूस करें। शुड बी प्रोड्यूस मोर फूड और मोर लग्जरीज, क्या हमें मोर मैंने खाने की चीजों को प्रोड्यूस करना चाहिए या मोर लग्जरियस चीजों को प्रोड्यूस करना चाहिए। शुड बी प्रोड्यूस गुड्स, क्या हमें कार्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, और सर्विसेज यानी कि एजुकेशन को प्रोड्यूस करना चाहिए। दिस डिपेंड ऑन सोसाइटी नीड्स एंड वांट्स। अब ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि सोसाइटी की नीड क्या है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। यानी कि आपकी कंट्री जो भी चीज प्रोड्यूस कर रही है वो आपकी नीड आपकी जो वांट्स है, आपकी जो डिजायर्स है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कंट्री में चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कंट्री को रिक्वायर्ड है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक फूड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज का बेसिक रोड्स, इन सब का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो आपकी कंट्री क्या करेगी, नीड्स फॉर इट विल प्रोड्यूस basic need for according to you like needs and wants। real world example, India needs more food grains but also more hospital, what should it prioritize। यानी कि इंडिया को ज्यादा फूड ग्रेन्स चाहिए और ज्यादा हॉस्पिटल भी चाहिए, तो इंडिया को क्या इन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। दे विल आइडेंटिफाई कि सोसाइटी की नीड क्या है, क्या सोसाइटी को ज्यादा फूड ग्रेन चाहिए
क्या सोसाइटी को ज़्यादा हॉस्पिटल चाहिए? यानी कि हमारे नीड और वांट के हिसाब से हमारे लिए चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, दी जाती हैं, ओके? उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। यानी कि जब एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर गुड को बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि सोसाइटी को ये चीज़ चाहिए यानी कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो हम डिसाइड कर लेते हैं और कितनी क्वांटिटी में बनाना है ये सब डिसाइड हो गया चलो। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ लेबर या विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। क्या आप लेबर इंटेंसिव काम कर रहे हो या मशीन्स का यूज़ कर रहे हो। अब देखो दोनों में आपको चीज़ें निकल के आती हैं अलग अलग। मशीन में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। मशीन से अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, फिर मशीन अपने आप सारा काम कर देगी। लेकिन लेबर इंटेंसिव में आप क्या होगा, आप लोगों को सैलरी दोगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, है ना। तो यहाँ पे या तो लेबर इंटेंसिव होगा या तो मशीन का यूज होगा। यानी कि या तो आपका लेबर इंटेंसिव होगा या तो कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव समझते हो ना, टूल्स का, मशीन्स, इन सब का यूज करना। यूजिंग मोर वर्कर्स एंड फ्यूअर मशीन्स। फार्मिंग विथ मैनी वर्कर्स, हैंडलूम्स, वीविंग, ये सब किस चीज में आएगा आपका, लेबर इंटेंसिव में। वही कैपिटल इंटेंसिव की बात करूं, यूजिंग मोर मशीन एंड फ्यूअर वर्कर्स। यानी कैपिटल इंटेंसिव में यू हैव टू सी दैट कि यहाँ पे आपको ज्यादा मशीन देखने को मिलेंगी और फ्यू वर्कर्स यानी कम वर्कर देखने को मिलते हैं। फैक्ट्री असेंबली लाइन्स यानी कि ऑटोमेटेड प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पे आपको मशीन्स का अगर आप ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो आपकी फैक्ट्रीज होंगी इसमें मशीन्स देखने को मिलेंगी और मशीन्स आपकी क्या 24 घंटे काम कर सकती हैं बिना थके। तो ये डिसाइड करा जाता है या तो आपको मशीन यानी कैपिटल इंटेंसिव का प्रोड्यूस करना है किसी चीज़ को, और लेबर इंटेंसिवली। ओके। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इज बोथ। इंडिया में आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री भी है और कैपिटल इंटेंसिव भी है। यानी कि हम लेबर के भी मदद करते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने में और कैपिटल्स का भी। बिकॉज अगर सिर्फ कैपिटल का यूज करा जाए तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, है ना, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, ज्यादातर लोगों को रोजगार कैसे दिलाओगे आप, है ना। तो लोगों को रोजगार, लोगों को क्या बोलते सैलरी देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आप लेबर इंटेंसिव भी करते हो चीजें। ओके। नाउ द प्रॉब्लम नंबर 3 इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। यानी कि अब प्रॉब्लम नंबर 3 क्या निकल के आती है कि बनाए किसके लिए भैया। क्या हम रिच के लिए बनाए, क्या हम पुअर के लिए बनाए। ओके। तो यानी कि डिसाइडिंग हु गेट द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी किसको मिलेंगी, हु टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट अमॉन्ग द पॉपुलेशन, शुड गुड्स गो टू द दोज हु कैन पे और दोज हु नीड। यानी कि हमें गुड्स उसके लिए बनाने चाहिए जिसको नीड है और जो उसको पे कर सकता है। यानी कि रिच पीपल कैन बाय मोर बट शुड पुअर पीपल गेट हेल्प। यानी कि अबाउट फेयरनेस एंड जस्टिस, यानी कि गवर्नमेंट यूज टैक्सेस, सब्सिडीज एंड वेलफेयर स्कीम्स टू हेल्प द डिस्ट्रीब्यूट द गुड फेयरली। टैक्सेस, सब्सिडी, वेलफेयर एंड जस्टिस के थ्रू से आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। यानी कि अगर आप क्या, फॉर हुम, अब फॉर हुम में यहाँ तो आप रिच के लिए बनाओगे या गरीब के लिए बनाओगे। अगर आप किसी रिच इंसान के लिए कोई चीज़ बना रहे हो तो आप उस पर ज़्यादा टैक्स लगाओगे, है ना। आप ऐसी पॉलिसी लगाओगे कि वो ज़्यादा टैक्स आए आपके पास। कोई चीज़ आप फॉर एग्जाम्पल कोई लग्जरी व्हीकल है, बहुत महंगा व्हीकल है, तब उसमें ज़्यादा टैक्स लगाओगे क्योंकि जाहिर सी बात है कोई महंगा कोई बहुत पैसे वाला इंसान कोई इस गाड़ी को ले रहा है, तो आप उससे टैक्स लोगे सब चीज़ों का, ताकि रिच का पैसा निकल के आए टैक्स के फॉर्म में। और जब सरकार के पास जब टैक्स आता है तो उसी टैक्स का पैसा वापस गरीबों के पास जाता है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। ओके। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम, यहां से हमारा टर्म निकल के आता है इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि एन इकोनॉमिक सिस्टम इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ टू सॉल्व थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम। यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। डिफरेंट कंट्रीज आंसर दीज क्वेश्चंस डिफरेंटली, यानी कि आपको अलग अलग कंट्रीज में आपको अलग अलग आंसर देखने को मिलेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। देखो हर कंट्रीज का अलग अलग होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का आपको अलग देखने को मिलेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अलग होगा और मिक्स्ड इकोनॉमी का अलग होगा। यानी कि देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। आज की क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। हम तीनों इकोनॉमी को जानेंगे कि तीनों इकोनॉमी क्या बताना चाहती हैं। अगर मैं सबसे पहले यहाँ बात करूँ आपसे अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आपके यहाँ पे तीन तरह की इकोनॉमिक सिस्टम्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सिस्टम निकल के आता है आपका कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी। जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो चीज बनाती है वो मार्केट ओरिएंटेड बनाती है।
यानी मार्केट डिसाइड करता है कि कौन सा गुड प्रोड्यूस होगा। मार्केट यानी कि जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को प्रोड्यूस करा जाएगा। यानी किसी चीज़ की अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को प्रोड्यूस करा जाएगा। यानी मार्केट डिसाइड करेगा। और किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब इसकी किसी चीज़ की डिमांड है, तो उसकी स्कैरसिटी होगी, तो गुड आपको काफ़ी महँगा देखने को मिलेगा। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, यानी पैसे कमाने पे ध्यान देती है। यानी कि यहाँ पे आपको प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलेगी, यानी कि प्रॉफिट मोटिव देखने को मिलेगा। वही सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी एग्जांपल गवर्नमेंट, जो आपकी सरकारी चीज़ होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आप एग्जांपल समझो कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको महँगा खर्चा नहीं होगा, ज़ाहिर-सी बात है। आपका कोई भी टेस्ट होगा वहाँ पे काफ़ी महँगा होगा, आपकी दवाइयाँ काफ़ी महँगी होगी। आपकी कोई भी आपके जो ऑपरेशन है या कोई भी बीमारी का जो इलाज होगा वो काफ़ी महँगा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहीं जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ओरिएंटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको भले ही उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल पाएगी जितनी प्राइवेट ओनरशिप में देखने को मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट में आपको क्या बोलते चीज़ें थोड़ा ऐसा मिल जाएँगी कि हाँ, हर कोई इंसान उसको यूज़ कर पाए। है ना? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर कोई जा सकता है। ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है, ठीक है? गवर्नमेंट में वेलफेयर यहाँ पे आपको मेनली फोकस करा जाता है, लोगों का वेलफेयर, लोगों का अच्छा भला यहाँ पे चीज़ें देखी जाती हैं। ओके, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप और गवर्नमेंट ओनरशिप दोनों साथ में काम करती है, और ये बेस्ट मानी जाती है, यानी कि बेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है। अभी मैंने आपको 1991 का एग्जांपल दिया था। जब मैंने आपको 1991 का एग्जांपल दिया था, तब आपकी इकोनॉमी थी इंडिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो यानी पहले इंडिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, तो कैपिटलिस्ट तो थी नहीं, यानी प्राइवेट ओनरशिप ना के बराबर थी, बहुत कम थी। पहले थी सोशलिस्ट इकोनॉमी, फिर आफ्टर 1991 आपकी क्या इकोनॉमी बन जाती, प्राइवेट, सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी। आफ्टर 1991 आपको कैसी इकोनॉमी देखने को मिलती है इंडिया में, मिक्स्ड इकोनॉमिक फॉर्म में, जिसमें आपको क्या बेस्ट, क्योंकि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, यानी सबसे पावरफुल इकोनॉमी जो होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में देखने को मिलेगी, जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करता है। अब बात करूं अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, यानी कि ये आपकी मार्केट इकोनॉमी है कंप्लीटली, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड बिजनेसेस, यानी डिसीजन गाइडली बाय डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि यहाँ पे जो आपके डिसीजन होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, किसी पर्टिकुलर चीज की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई उसके अकॉर्डिंग, यानी कि मेन मोटिव इज प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे जो मेन मोटिव निकल के आता है लोगों का प्रॉफिट। फ्री कंपटीशन लीड टू द इनोवेशन, यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राइवेट ओनरशिप में आपको कंपटीशन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट ओनरशिप। एग्जांपल, कोई प्राइवेट कंपनी, फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो आपके जैसे किसी एरिया में 5-6 प्राइवेट हॉस्पिटल है, अब वहाँ पे उनके बीच में चलेगा कंपटीशन कि भाई मैं अपना बेस्ट हॉस्पिटल हूँ, मैं यहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल हूँ, मेरे यहाँ पे इलाज करवाओ, यहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं वहाँ पे एक छठा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन प्राइवेट वालों से कंपटीशन रखेगा, क्योंकि उसका मेन मोटिव तो प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, उसका मेन मोटिव है लोगों को सर्व करना, सबका वेलफेयर करना। लेकिन प्राइवेट मोटिव का होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल, इन इकोनॉमी का अगर एग्जाम्पल पूछे तो यूएसए, यूके एंड जापान, दीज आर द capitalist economy. In a capitalist economy, the market decide what get to produce and how and for whom. यानी कि यहाँ पे मार्केट डिसाइड करता है कि what to produce, how to produce and for whom to produce. मार्केट डिसाइड करेगा कि किस चीज़ की डिमांड है उसको बनाया जाएगा, उतनी क्वांटिटी में बनाया जाएगा, ठीक है। फॉर whom to produce, मार्केट डिसाइड करेगा कि किसके लिए बनाना चाहिए, गरीबों के लिए बनाना चाहिए, पुअर के लिए बनाना चाहिए, ओके। यानी कि यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिमांड के ऊपर चीजें बनाई जाती हैं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मेन मोटिव होता है, और यहाँ पे आपको कंटिन्यूस इनोवेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज निकल के आती है कि जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, यहाँ पे क्विक डिसीजन लिए जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा ऐसा नहीं होता कि सरकार में जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी में चीजें आपकी स्लोली होती हैं, यहाँ पे आपका काम बहुत जल्दी होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भले ही थोड़ा महंगा होता है, बट यहाँ पे काम आपको बहुत फास्टली होता है। वहीं आपको बात आती है फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि इसके क्या फीचर्स निकल के आते हैं। कभी आपसे पूछा जाए एग्जाम में, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इफ आई टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट ओनरशिप, इंडिविजुअल एंड कंपनीज ओन रिसोर्सेज लाइक लैंड, फैक्ट्रीज एंड बिजनेस फ्रीली। यानी कि यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलेगी, प्राइवेट ओनरशिप के पास, उन्हीं के पास यहाँ पे सारे रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे जमीन, फैक्ट्रीज एंड बिजनेसेस फ्रीली। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव, यानी कि जो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मोटिव देखने को मिलेगा। बिजनेसेस एग्जिस्ट टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट ड्राइव्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि मेन मोटिव उनका क्या होगा, प्रॉफिट कमाना, कि एट द एंड उन्हें चाहिए प्रॉफिट, तभी तो वो उन इकोनॉमी को रन कर पाएंगे। उसके बाद निकल के आता है कंपटीशन, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर कंपटीशन देखने को मिलेगा, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि सबको बेस्ट बनना है। लोग उन्हें बेस्ट बनने के लिए वो क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस इनोवेशंस करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉपर कंपटीशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंज्यूमर फ्रीडम, यानी कंज्यूमर चूज व्हाट दे वांट टू बाय, यानी कि यहाँ पे आपको कंज्यूमर की फ्रीडम देखने को मिलेगी।
अगर कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिमांड करते हैं, यानी बहुत सारे लोग किसी एक चीज़ की डिमांड करते हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वही चीज़ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। यानी जिस चीज़ की डिमांड होती है, जिस चीज़ के नीड होती है, उसी के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चीज़ें प्रोड्यूस करी जाती हैं। Now, demand and supply. What is the term demand and supply? If I talk about demand and supply, quantity consumes are willing to able to buy more demands and higher price. यानी कि आपको डिमांड एंड सप्लाई में देख रहे हो क्या होता है। डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज होता है? क्वांटिटी कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय मोर डिमांड्स हाई एट द प्राइस एंड डिमांड्स ऑन द इनकम टेस्ट द पॉपुलेशन। यानी कि अब आप डिमांड्स क्या होता है, एक चीज जानना। डिमांड और सप्लाई में क्या चीज होता है? डिमांड क्या होता है? किसी पर्टिकुलर चीज से कितनी डिमांड हो रही है। अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसके प्राइजेस भी हाई होंगे, है ना? किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसके प्राइसेस भी हाई होंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखिए कि फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसके प्राइसेस भी आपको हाई देखने मिलेंगे। साथ ही साथ सप्लाई, क्वांटिटी प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू सेल, मोर सप्लाई लोअर द प्राइस। अब मान लीजिए उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अब ऐसी फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ बहुत बहुत सारी बन रही हैं, बहुत सारी सप्लाई है इनकी। तो अगर आप देखिएगा आज भी जब आप फॉर्च्यूनर खरीदने जाते हो या कोई ऐसी एक्सपेंसिव गाड़ी, आपको उन पे थोड़ी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है 1-2 महीने की। वहीं क्योंकि उनकी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई दे हैव हायर द डिमांड। अब उनकी हायर डिमांड है, उनकी सप्लाई लेस है, तो वो चीज़ ज़ाहिर-सी बात है महँगी होगी। डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी कॉस्ट। अब सप्लाई किस पे बेस करेगी? उसके रिसोर्स पे, उसकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट, उसके बनाने की कॉस्ट पे, ओके? प्राइसेस आर सेट वेयर डिमांड मीट सप्लाई। अब किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस कहाँ रखी जाती है? जितनी उसकी डिमांड होती है और उसकी सप्लाई की नीड के हिसाब से किसी पर्टिकुलर चीज़ की सप्लाई डिमांड सॉरी किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी चीज़ की डिमांड है बहुत ज़्यादा, है ना? है ना? लेकिन उसकी सप्लाई कम है। किसी चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई अगर कम है, तो उसका प्राइस हाई होगा ना? ज़ाहिर-सी बात है। जब डिमांड और किसी चीज़ की डिमांड है कम और सप्लाई है ज़्यादा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका प्राइस क्या होगा? कम होगा। तो इस हिसाब से आपका मार्केट में प्राइस वेरी करता है कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस वेरी कराता है। ओके? आफ्टर दैट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गुड है कि बैड है? यानी क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अच्छी है बैड है? अब उसकी देखो हर एक चीज़ के आपके लिमिटेशंस, प्रोस एंड कॉन्स देखने को मिलेंगे। अगर एडवांटेजेस की बात करूँ कि क्या एडवांटेजेस निकल के आते हैं, एफिशिएंसी, रिसोर्सेज यूज वेल, इनोवेशंस एंड ग्रोथ। यानी कि यहाँ पे आपको एफिशिएंसी, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करा जाएगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस इनोवेशन देखने को मिलता है। किसमें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। साथ ही साथ कंज्यूमर चॉइस, यहाँ पे जो कंज्यूमर होते हैं उनकी प्रॉपर चॉइस आप लोगों को देखने को मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी निकल के आएगी एंड प्रॉफिट इंसेंटिव। यानी कि इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। उसके बाद लिमिटेशन की बात करें तो इनकम इनक्वालिटी देखने को मिलेगा। यानी कि इनकम इक्वालिटी, यानी कि जो लोग उस चीज को खरीद सकते हैं, उस खरीदने के लिए विलिंग है, उनके लिए चीजें प्रोड्यूस करी जा रही है। यानी कि यहाँ पे नेगलेक्ट द पब्लिक वेलफेयर, यानी कि लोगों के भले के लिए चीजें नहीं होती है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरीज, यहाँ पे आपको क्या लग्जरी चीजों का ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर देखने को मिलेगा। ओके, and after that, now we are going to discuss about the socialist economy. सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे यहाँ पे आपको भारत का झंडा दिखाया जा रहा है, पहले एक टाइम था कि इंडिया भी सोशलिस्ट इकोनॉमी हुआ करता था। द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड बिजनेसेस। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी जो आपकी सरकार होती है, सरकार ज़्यादातर बिजनेस, ज़्यादातर आपके जो एक्सपेंसेस हैं, ये सब कौन मैनेज करता है? आपकी सरकार। यानी कि प्रोडक्शन बेस्ड ऑन सोशल वेलफेयर नॉट प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कराया जा रहा है, वो आपकी सोशल वेलफेयर करा जाए, न कि प्रॉफिट के लिए। सेंट्रल प्लानिंग डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। यानी कि यहाँ पे आपकी सेंटर डिसाइड करता है, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। यानी कि गोल रिड्यूस इनइक्वालिटी, हेल्प्स एवरीवन। यानी कि यहाँ पे मेन इनका गोल क्या होता है? इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, यानी कि लोगों के रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस गैप है, इसको रिड्यूस करना है, ये इनका मेन मोटिव होता है। यानी कि इनका मेन मोटिव होता है कि सबको मदद मिले। ओके, एग्जाम्पल चाइना एंड क्यूबा। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट डिसाइड्स नॉट द मार्केट। यानी कि आपको जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। यहाँ पे मार्केट डिसाइड नहीं करता कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। ओके, यहाँ पे सरकार डिसाइड करती है। ओके, आफ्टर दैट,
फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि फीचर्स क्या निकल के आते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उनके क्या फीचर्स, क्या फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो गवर्नमेंट ओनरशिप यहाँ पे देखने को मिलती है। स्टेट कंट्रोल द रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि यहाँ पे जो आपकी स्टेट है वो रिसोर्सेज कंट्रोल करता है। नो प्राइवेट मोनोपोली, यानी कि जो आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी जो यहाँ पे सारी चीजें सरकार कंट्रोल करती है, बिजनेसेस को, जो यहाँ की सरकार के जो रिसोर्सेज है उनको। यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप आपको बहुत कम देखने को मिलती है। सोशल वेलफेयर की बात करी जाए, प्रोडक्शन एम टू हेल्प एवरीवन नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि इनका मेन एम क्या होता है कि सबकी मदद करना, नॉट टू जस्ट हेल्प एवरीवन, सॉरी नॉट टू जस्ट अर्न प्रॉफिट, यानी कि। उसके बाद बात करिए सेंट्रल प्लानिंग, यहाँ पे आपको एक सेंट्रल प्लानिंग देखने मिलेगी, यानी कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग देखने मिलती है सेंटर के थ्रू, यानी सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर एंड फेयर फॉर ऑल, यानी कि आपको देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिलेगा, और इक्वल यानी कि आपको सबके लिए बराबर चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि रिच के लिए लग्जरियस चीजें ज्यादा बनी है, पुअर के लिए कुछ बनी नहीं रहा, क्योंकि जो रिच इंसान है वो चीजों की डिमांड कर पा रहा है, अब पुअर डिमांड नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे चीजें ऐसे बनाई जा रही हैं कि रिच और पुअर दोनों इस चीज की पर्टिकुलर चीज की डिमांड रख पाए। उसके बाद आता है सोशलिस्ट इज गुड और बैड, कि आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी है गुड और बैड। अब देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी अगर आपकी अच्छी इकोनॉमी होती तो इंडिया में 1991 की क्राइसिस आते क्या? नहीं आते ना, अगर अच्छी इकोनॉमी थी। नहीं, सोशलिस्ट वाज नॉट अ गुड गुड टर्म, बिकॉज अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी अच्छी इकोनॉमी होती तो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ क्यों जाते हैं? आफ्टर 1991 हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ गए। अभी मैं बताऊंगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों, क्या होती है। ओके, एडवांटेजेस की बात करूं, रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी कि जो आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है ये आपकी यहाँ पे इनकम इक्वालिटी रिड्यूस होती है। फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग हैं वो मेनली पब्लिक वेलफेयर पे काम करते हैं। एफिशिएंसी रिसोर्सेज एलोकेटेड, यानी स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आपको यहाँ पे स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पे बैलेंस डेवलपमेंट होगा। रिच एरिया, ऐसा नहीं होगा कि जो एरिया बहुत रिच लोग का वो ज़्यादा डेवलप हो जाए और पुअर लोग का बिल्कुल भी डेवलप ना हो पाए। यहाँ पे आपको बैलेंस डेवलपमेंट देखने को मिलेगा कि हर किसी के पास बैलेंसली चीजें डेवलप हो रही होंगी। अब यहाँ पे लिमिटेशंस क्या निकल के आती है, लैक ऑफ इंसेंटिवनेस, यानी गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी, यानी कि सरकार की कोई गलती होगी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हम कोई प्राइवेट कंपनी कुछ गलती करे तो हम उसके जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसको बैन करा सकते हैं, लेकिन क्या सरकार को बैन कर सकते हैं? नहीं। स्लो डिसीजन मेकिंग, जैसा कि आपको पता है कि सरकारी चीज में हमेशा काम धीरे होता है, स्लो डिसीजन मेकिंग देखने को मिलेगा। लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस, अब कंज्यूमर जो कंज्यूमर होंगे बस लिमिटेड चॉइस होंगी, क्योंकि सोशलिस्ट चीजें में आपकी लिमिटेड चीजें प्रोड्यूस होंगी और वो आपकी लिमिटेड चॉइसेस की तरफ लेके जाएंगे आपको। प्लानिंग कैन गॉन रॉन्ग, यानी कि यहाँ पे क्या कभी कभी हो सकता है कि प्लानिंग तो सरकार बना रही है, यहाँ पे मार्केट थोड़ी डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे मार्केट डिसाइड थोड़ी कर रही है, यहाँ पे क्या सरकार डिसाइड कर रही है। जब यहाँ सरकार डिसाइड कर रही है, जहाँ पे यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है गवर्नमेंट के प्लान कभी कभी खराब हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलती है। ओके, इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। उसके बाद आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूं तो मिक्स्ड इकोनॉमी मींस कंबाइन द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, यानी कि अगर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी की आपसे बात करूं तो मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों साथ में काम करती हुई देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर बोथ पार्टिसिपेट टुगेदर, यानी मार्केट फोर्स ऑपरेशन बट गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी कि यहाँ पे आपको मार्केट भी देखने को मिलेगा कि मार्केट भी डिसाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस भी निकल के आएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस इज इन एफिशिएंसी विद सोशल वेलफेयर। मोस्ट कंट्रीज टुडे फॉलो द मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि आज के समय मोस्टली कंट्री कौन सी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे काम करती है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमिक सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि जो आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है काफी पॉपुलर है, मोस्टली कंट्रीज इस चीज को प्रमोट करती है, इस चीज को यूज करती है। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमिक फीचर की अगर मैं बात करूं कि इसके क्या फीचर्स निकल के आते हैं, तो अगर मैं सबसे पहले फीचर देखूं तो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर टुगेदर दे वर्क, यानी कि यहाँ पे आपको मार्केट प्लस रेगुलेशन। अगर यहाँ पे मार्केट भी डिसाइड करेगा कि किन चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है ना, मार्केट की डिमांड। साथ ही कुछ रेगुलेशंस होंगे कि कुछ अगर मार्केट में कोई चीज़ है रिच के लिए, उस पर ज़्यादा कोई चीज़ बहुत महंगी है, गरीबों के लिए नहीं है, अमीर लोगों के लिए, उस पर टैक्स लगाओ ज़्यादा, जो बहुत महंगी चीज़ है उस पर और टैक्स लगाओ और महंगा करो। और कोई चीज़ गरीबों के लिए उस पर और सब्सिडी दो ताकि वो आसानी से खरीद पाए। तो ऐसे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में चीज़ें चलती हैं जहाँ पे गरीब और अमीर साथ में काम करते हैं।
अब इसके एडवांटेजेस क्या निकल के आते हैं? कंबाइंड ग्रोथ, यानी कि रिड्यूस इनइक्वालिटी, यहाँ पे आपको कंबाइंड ग्रोथ एंड वेलफेयर देखने को मिलेगा। रिड्यूस इनइक्वालिटी, फ्लेक्सिबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपको एक फ्लेक्सिबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे जिस देश में आपको प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलेगी और गवर्नमेंट ओनरशिप साथ में काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है प्राइवेट ओनरशिप में लोग जो जिनको थोड़ी चीज़ें क्विकली चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए एकदम से फास्ट डिसीजन जहाँ मेकिंग हो, तो लोग उस तरफ जाएंगे। और जिन लोग को चाहिए कि जहाँ पे स्लोली मतलब पैसा बच जाए बस हमारा, भले ही हमारा काम थोड़ा लेट हो जाए, तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिमिटेशन क्या निकल के आता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है। ऐसा हो जाता है कि उन दोनों की आपस में बातचीत, यानी कि उन आपस में उनके थॉट्स नहीं मैच कर रहे। टू मच टू लिटिल रेगुलेशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी कि आपके कई सारे रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं। किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट काफ़ी रेगुलेशन, यानी समटाइम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट प्राइवेट ओनरशिप को अपने कंट्रोल में रखने का ट्राई करती है और रख भी लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे सुप्रीम पावर है देश का। नाउ गवर्नमेंट रूल्स इन मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी सरकार का क्या रूल निकल के आता है मिक्स्ड इकोनॉमी में? फॉर एग्जांपल, प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड लाइक रोड, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, एंड रेगुलेशन मार्केट, प्रिवेंटिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस, यानी मार्केट में जो अनफेयर प्रैक्टिस है वो कौन कंट्रोल करता है? आपका गवर्नमेंट। रिड्यूस इनइक्वालिटी, टैक्सिंग द रिच पीपल एंड हेल्पिंग द पुअर, यानी कि अमीर लोगों पर टैक्स लगाओ और गरीबों की मदद करो। मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, यानी इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, मार्केट प्राइस को बदल सकती है थ्रू, मतलब मार्केट प्राइस को कई सारी चीज़ें होती हैं जब भी आप मनी एंड बैंकिंग जैसे चैप्टर पढ़ोगे, जब आप हायर क्लास में, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मार्केट की चीज़ों की प्राइस को कंट्रोल कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, मार्केट को रेगुलेट कर सकती है सरकार। ओके। प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, अब देखो प्राइवेट ओनरशिप अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगी, तो ये नहीं सोचेगी कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाना है। प्राइवेट ओनरशिप का मेन काम क्या होगा? कि प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन गवर्नमेंट जब यहाँ पे रहेगी तो आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ओनरशिप एनवायरनमेंट के लिए सोचेगी, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सोचेगी, तो वो उनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, इनका मेन मोटिव होता है कि सबके लिए चीजें अवेलेबल हो जाए। विदाउट गवर्नमेंट द मार्केट अलोन कैन क्रिएट अ पॉल्यूशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। ओके। आफ्टर दैट, इंडिया अब मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारा प्यारा देश भारत है वो क्या है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं, इंडिया फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि इंडिया में आपको मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलेगा। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वर्क टुगेदर, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। ये मैं आपको बता देता हूँ कि बिफोर 1991 हम लोग क्या एक सोशलिस्ट इकोनॉमी हुआ करते थे, यानी गवर्नमेंट रन्स रेलवे, बैंक एंड स्कूल्स, एंड प्राइवेट कंपनीज प्रोड्यूस कार्स, फोन एंड क्लॉथ्स। यानी गवर्नमेंट रेगुलेट बिजनेसेस टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, यानी गवर्नमेंट बिजनेस को रेगुलेट करते हैं टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। अब जैसे बिजनेस को अगर रेगुलेट नहीं करेंगे, उनके पास सेंशंस नहीं लगाएंगे, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना आपके प्राइवेट ओनरशिप की, वो लग्जरी आइटम पे ध्यान दे। नहीं, सरकार बोलते नहीं भैया, आप सिर्फ लग्जरी आइटम को नहीं बनाओगे, आपको ऐसी चीजें भी बनानी है जो गरीब लोग भी अफोर्ड कर पाए। ठीक है, ऐसी चीज भी करनी है। जैसे पब्लिक की बात करें, इंडियन रेलवे, एसबीआई, एम्स, ये सब क्या है? आपके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए, टाटा, रिलायंस एंड इन्फोसिस, ये सब क्या है? प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बोथ की बात करी जाए तो आधार, यूपीआई एंड जीएसटी, सब किस में आ जाते हैं? आपके बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के अंदर। उसके बाद वेलफेयर इकोनॉमी, हम मिक्स्ड इकोनॉमी को वेलफेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, बिकॉज वेलफेयर इकोनॉमी एम्स टू इंप्रूव पीपल वेलबींग एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। यहाँ पे लोगों का वेलबींग के लिए, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि पुअर का कभी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए वेलफेयर इकोनॉमी में। पुअर्स को भी राइट्स मिलने चाहिए, उनके पास भी ऑप्शन होने चाहिए, उनके पास भी राइट्स होना चाहिए चीज़ों को परचेज करने का। और रिच के ऊपर टैक्सेस अप्लाई होने चाहिए, ताकि रिच का पैसा जो निकल के आए, यानी रिच टैक्स भरे, ताकि उस पैसे को हम लोगों के वेलफेयर के लिए अप्लाई कर पाए। यानी इंप्रूविंग पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ensuring social justice and reducing poverty, and providing equal opportunity to all. Government provide education, healthcare, and housing, and social security. Resources should efficiently and conserve for future generation and distributed fairly. अब जो आपके रिसोर्सेज हैं, सोशल वेलफेयर इकोनॉमी में देखने को मिलेगा कि आपके रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करा जाए कि जो आपके आगे आने वाली पीढ़ी है, जो भविष्य में आने वाली जो जनरेशन है, उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे हों। साथ ही साथ जो आपकी जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करा जा सके। अब गवर्नमेंट वेलफेयर मेजर्स, अब गवर्नमेंट कैसे लोगों का वेलफेयर कर सकती है? टैक्सेशन के थ्रू। कैसे? टैक्सेशन, यानी कि रिच पे अमीर लोग पे पैसा लगाए, सॉरी टैक्स लगाए, ताकि उस टैक्स के थ्रू अमीर जब ज्यादा टैक्स देगा,
तो टैक्स का पैसा सरकार के पास आएगा, और सरकार के पास जब पैसा आएगा, सरकार उस पैसे को गरीब के पास ले जाके इन्वेस्ट करेगी, उस गरीब के लिए अच्छा भला कुछ करेगी, यानी रिच पे मोर फंड्स एंड वेलफेयर। उसके बाद सब्सिडीज, लोअर प्राइस फॉर फूड, फ्यूल्स एंड फर्टिलाइजर, यानी कि सरकार लोगों को सब्सिडी देगी, जैसे खाने में, फ्यूल में, फर्टिलाइजर में। उसके बाद पीडीएस निकल के आएगा। पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी चीफ फूड ग्रेन्स। अब पीडीएस का आपने नाम सुना होगा कि पीडीएस को हिंदी में जैसे मैं समझाऊं आपको, राशन राशन कार्ड देखा आपने? भारत में ऐसा राशन कार्ड चलाया जाता है, जिसमें आपने कोविड में काफ़ी चला था, जैसे लोग, गरीब लोग को 4 किलो चावल उस राशन कार्ड से बहुत सस्ते रेट में, 1-2 रुपए किलो में आपको 2-3 किलो का चावल मिल जाएगा 1-2 रुपए में, है ना? तो बहुत सस्ते में आपको महीने भर के लिए चावल, यानी बेसिक खाना मिल जाता है, चावल, दाल ये सब। यानी बेसिक फूड ग्रेन्स के लिए आपको क्या बोलते हैं, पीडीएस सिस्टम चलाया जाता है हमारे इंडिया में, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पे गरीब लोगों को लिए ईज़िली बेसिक खाने की चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ थ्रू पीडीएस सिस्टम, ओके? उसके बाद फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स फ्री फॉर चिल्ड्रन, यानी फ्री एजुकेशन, यानी कि जैसे कि आपने फ्री एजुकेशन तो जैसे बहुत कम होता है कि एकदम मुफ्त में शिक्षा, लेकिन जब भी आप कभी जैसे सरकारी स्कूल देखते हो, तो आप देखते होंगे उसमें ना के बराबर फीस जाती है सरकारी स्कूलों में, क्योंकि वहाँ पे गरीब बच्चों के हिसाब से चीज़ें मैनेज की जाती हैं। साथ ही साथ हेल्थ केयर, फ्री और लो कॉस्ट हॉस्पिटल, यानी कि अब हेल्थ केयर की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपके फ्री और लो कॉस्ट हॉस्पिटल निकल कर आते हैं। उसके बाद पेंशन एंड जॉब्स, सपोर्ट फॉर एल्डरली एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पेंशन एंड जॉब्स, अब लोगों को सपोर्ट करना, जो लोग रिटायर हो गए उनको पेंशन देना, और जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनके लिए जॉब्स क्रिएट करना, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वेलफेयर इकोनॉमी में, ओके? उसके बाद एक टर्म निकल के आता है आत्मनिर्भर भारत। आपने कई बार ये टर्म सुना होगा, आत्मनिर्भर भारत। आपने मोदी जी के भी मुंह से सुना होगा, इन लॉन्च इन 2022 ड्यूरिंग कोविड-19 टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, यानी कि आत्मनिर्भर, इस वर्ड पे अगर जाओगे यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना, खुद के ऊपर, किसी बाहर के देशों पे डिपेंडेंट नहीं होना। अब ये चीज क्यों निकल के आई थी? जैसे कोविड में ना आपकी इकोनॉमी सारी बंद हो गई थी, सारी इकोनॉमीज ने अपने गेट बंद कर दिए थे, सारे देश बंद हो गए थे, एंड लॉकडाउन लगा था। तो यहाँ पे आपकी जो सेल्फ मेड चीजें होंगी, जो देश हम खुद प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो यहाँ से ये टर्म इतना निकल के आया था, सेल्फ मेड इकोनॉमी। मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन प्रोडक्शन, प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स, मार्केट मेक इन इंडिया, यानी कि आपको क्या है, यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना है, जो चीजें लोकली प्रोड्यूस हो रही है मेक इन इंडिया के थ्रू। एनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करो। सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर, यानी कि आपको इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करना है, इंडियन मोबाइल्स को सपोर्ट करना है। ऐसा हो नहीं पाया, बट मेन एम तो यही था ना कि आपको इंडियन चीजों को ज्यादातर सपोर्ट करना है। इंश्योर बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आपको यहाँ पे बैलेंस इकोनॉमिक, यानी कि एक बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना है, कि आपको इंडियन चीजों को ज्यादा सपोर्ट करना है, आपको सेल्फ मेड चीजों को ज्यादा सपोर्ट करना है। आत्मनिर्भर भारत इज इक्वल टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। वोकल फॉर लोकल, यानी कि वोकल फॉर लोकल, सपोर्ट इंडिया एंड मेड प्रोड्यूस, यानी कि आपको मेनली सेल्फ रिलायंस बनना है, आपको बाहर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है इन आत्मनिर्भर भारत, ओके? सो विद दैट आपके साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये सब तो हमने डिस्कस कर ही लिए, एंड इसी के साथ आज की क्लास का आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। एंड आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अगर अच्छा लगा, यहाँ तक अगर रुके हो आप लोग, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हो, जिससे और लोगों तक ये वीडियो इजीली पहुंच पाए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई बेसिक सा डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे अपने डाउट्स जो होंगे आपके, मैं आपको वहाँ पे अपने डाउट्स का जवाब दे दूंगा। किसी को कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट मेरे से पूछिए। बाकी आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड एंजॉय योर जर्नी। फिर मिलते हैं, बाय।